नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं विश्वास का बंधन का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रीमा कॉलेज आई तो ग्राउंड में ही खड़ी हो करके अपनी दोनों सहेलियों से बातें करने लगी थी, पर उसकी नज़र बार बार कॉलेज के विशाल गेट पर चली जा रही थी। इस समय वो राज के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हे रीमा, ये तू हमसे बात कर रही है या उस गेट से जो उसे ही घूरे जा रही है? गुंजा ने उसे टोका था। तू भी ना गुंजा, अरे वो राज का इंतजार कर रही है। ये भी तो देख कि आज मेरी सहेली कितनी सुंदर लग रही है। राज तो आज इस पर पूरा लट्टू हो जाएगा। नताशा ने हंस करके उसे छेड़ते हुए कहा था। वो भी हंस दी थी। हाय गाइस, यहाँ क्या हो रहा है? आज क्या आप लोगों का मूड क्लास बंक करने का है? राज आ चुका था और अब उनसे पूछ रहा था। उसने रीमा को नजर भर करके देखा था। वो बेहद हसीन लग रही थी। वो भी राज को ही देखे जा रही थी। ब्लैक जीन्स और सफेद शर्ट में वो बेहद स्मार्ट लग रहा था। सच में राज, आज हम लोग क्लास बंक करके कहीं घूमने जाते तो कितना मजा आता ना। गुंजा मचलती हुई बोली थी। तुम्हारा क्या ख्याल है रीमा? वैसे आज तो तुम पहचान में ही नहीं आ रही हो। मेरे तो होश ही उड़े जा रहे हैं। राज उससे मस्ती करता हुआ बोला था। आज जो तुम बोलोगी वही होगा। ठीक है राज, चलो हम घूमते हैं, पर ये दोनों हमारे साथ नहीं जाएंगे, बस मैं और तुम चलेंगे। वो उन दोनों को क्लास जाने का इशारा करती बोली थी। दोनों चिढ़ करके क्लास की तरफ बढ़ गई थे। राज मुस्कुरा करके उसके साथ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा था। इधर आज नैना की मेहंदी की रस्म थी। मुकेश के घर में मेहंदी ले करके उसकी दोनों बहनें आई थी। गुड़िया ने सबका स्वागत किया और उन सबको घर के अंदर ले आई थी। वो लोग नैना को तैयार करने में लग गए थे। सारी तैयारी होने के बाद गुड़िया और रानो नैना को ले करके छत पर बने कमरे में आ गई थी। रोहित ने म्यूजिक सिस्टम की आवाज को फुल कर दिया था। वो आज शाम में ही आ गया था। पापा से खुशामद करके दुकान की जिम्मेदारी स्टाफों पर दे करके वो सुबह ही भाग आया था और अब दोनों बहनों के साथ म्यूजिक पर ठुमके लगा रहा था। नैना हरे लहंगे में शर्माती बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुनंदा जी ने आ करके उसकी नज़र उतारी थी और फिर मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। नैना को पहली मेहंदी का शगुन सुनंदा ने ही अपने हाथों से लगाया था। फिर ब्यूटिशियन ने नैना की दोनों हथेलियों को सुंदर डिजाइन से सजाना शुरू कर दिया था। नैना के साथ ही घर की सारी औरतों ने भी मेहंदी लगवाई थी। गुड़िया ने भी नैना की जिद पर मेहंदी लगवाई थी। फिर सबने मिल करके खूब डांस किया था। 12 बजे रात तक सबने खूब हो हंगामा और मस्ती की थी। फिर खाते पीते रात के 2 बज गए थे। सब अब थक करके सोने चले गए थे। गुड़िया को नींद आ रही थी। उसकी आंखों में सोहम का चेहरा आ जा रहा था। उसने नैना के फोन से चुराए सोहम के नंबर पर कॉल लगाई थी। उधर से नींद से बोझिल आवाज से सोहम ने हेलो कहा, पर गुड़िया ने कॉल कट कर दी और मुस्कुराने लगी थी। विनोद ने उसे जिस दिन फोन खरीद करके दिया था वो उसी दिन नैना से गेम खेलने के बहाने उसका फोन ली और सोहम का नंबर चुरा करके अपने फोन में सेव कर ली थी। अब वो हर रोज 1-2 बार सोहम को कॉल लगाती और उसकी आवाज सुन करके कॉल काट देती थी। इस समय भी सोहम की आवाज सुन करके गुड़िया की आंखों में खुशियों की खुमार उतरने लगी थी। वो कुछ ही मिनट में चैन से सो गई और उधर सोहम सोचने लगा, ये कौन है जो रोज मुझे 2 बार कॉल करके परेशान करता है। इधर आज फिर राज और रीमा क्लास बंक करके घूमने निकल गए थे। सोहम को उन दोनों के मिलने से कोई परेशानी नहीं थी, पर उसे राज कभी सही इंसान नहीं लगा था। उसने एक दिन रीमा को रोक करके उसे राज से दूर रहने को कहा था। फिर उल्टे वो सोहम में से गुस्सा हो गई और उसे ही उन दोनों के मामले में
कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। राज को न्यू मॉडल की लंबी सी गाड़ी में आना और उसको फैशनेबल पहनावा सोहम को कभी भी देहाती जैसा नहीं लगता था। फिर वो फोन पर दिन भर ना जाने किस किस को सही ढंग से काम करने को कहता रहता था। सोहम अब रीमा के लिए चिंतित होने लगा था। आज राज ने रीमा को एक बड़े मॉल में ले करके जा करके जी भर के शॉपिंग करवाई थी। कई सारे ड्रेस, मैचिंग ज्वेलरी, लेदर के लेटेस्ट पर्स और ढेर सारे हाई हील्स की सैंडल खरीद करके दिया था। फिर वापसी में उन दोनों ने 5 स्टार होटल में जा करके भरपेट खाना खाया था। अब राज उसे पार्क में ले करके आ गया था। उनका सारा सामान गाड़ी में ही रखा हुआ था। वो दोनों पार्क के बेंच पर आ करके बैठे थे। रीमा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके तरफ प्यार से देखता वो धीरे से बोला था। हाँ तो कहो ना राज, इतना संकोच क्यों कर रहे हो? वो हंस करके बोली थी। राज उठ करके उसके कदमों के पास बैठ गया था। उसने अपने पॉकेट से डायमंड की अंगूठी निकाल करके उसके सामने कर दी थी। रीमा, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रीमा की नजर बेशकीमती अंगूठी को देख करके धुंधियाने लगी थी। वो कम से कम 15 लाख का रहा होगा। उसने अंगूठी की चकाचौंध में ज्यादा देर सोचने की जरूरत नहीं समझी और मुस्कुरा करके राज का हाथ थाम ली थी। आई लव यू टू बेबी, हाँ मैं भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम इनकार कर देती तो न जाने क्या होता। अब तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रीमा बेबी, आई लव यू सो मच। राज ने उठ करके उसे अपने सीने से लगा लिया था। रीमा भी मुस्कुराती उसके सीने से लग गई थी। आसपास से गुजरते लोग उन दोनों को देखने लगे थे। राज ने उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। फिर कुछ देर बाद वो दोनों वहां से लौट गए थे। अगले दिन रीमा अपनी दोनों सहेलियों को हंस हंस करके अंगूठी दिखा रही थी। उसी समय सोहम वहां चला आया था। रीमा, ये तुम अपने लिए ठीक नहीं कर रही हो। वो अच्छा आदमी नहीं है। कभी तुमने उससे उसके घर के लोगों के बारे में पूछा है? ये पूछा कि वो यहाँ पढ़ने आया है तो रोज क्लास बंक करके तुम्हारे साथ घूमने क्यों जाता है? उसका ड्रेस कितना महंगा और डिसेंट सा रहता है। कभी तुमने ये सोचने की कोशिश की कि अगर वो देहात से है तो इतना फैशनेबल कैसे है? वो कुछ गलत कर रहा है रीमा, वो तुम्हें फंसा रहा है। अब भी समय है, तुम उससे उसकी सच्चाई पूछो। मैं एक अच्छे दोस्त के नाते तुमसे कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। बोल करके सोहम वहाँ रुका नहीं था। माई फुट, ये मुझसे जलता है। इसे राज से, उसकी पर्सनालिटी से, उसकी अमीरी से जलन होती है। राज इस सोहम से हर बात से आगे है, इसी कारण ये उससे नफरत करता है। वो उन दोनों से बोलती पैर पटकती चली गई थी। गुंजा और नताशा उसे जाते देख चुपचाप अपने क्लास की ओर चल पड़ी थी। इधर आज सुबह से ही सारे लोग शादी की तैयारी में लगे थे। शाम को बारात आने वाली थी और सबके जिम्मे अलग अलग काम बटा हुआ था। फिर तो दिन कैसे बीता किसी को पता ही नहीं चला। शाम को नैना गुड़िया और रानो के साथ तैयार होने पार्लर चली गई थी। विनोद और रोहित ने सारे बाहरी काम का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। उन दोनों को शादी के काम में व्यस्त देख करके मदन जी को अपने बेटे ना होने का सारा मलाल दूर हो गया था। शाम ढलने लगी थी। सारी तैयारियों के बीच तय समय पर बारात आ गई थी। घर की सारी लड़कियां नैना को कमरे में छोड़ करके छत से बारातियों को देखने भाग गई थी। मुकेश मैरून शेरवानी पहने कार से उतरा था। उसके सर पर सजी पगड़ी ने उसके दूल्हा बनने की खूबसूरती को बेहद उभार दिया था। उसके चेहरे पर अपने प्यार को पा लेने की अनोखी चमक छाई हुई थी। सुनंदा जी ने मुकेश की आरती उतारी और घर के अंदर प्रवेश कराया था। फिर दोनों पक्ष के समधियों को गले मिलना हुआ था। मदन जी ने मुकेश के पापा से अपने भाई ललित जी और उनके बेटों को मिलाया था। नैना और मुकेश की शादी की सारी विधि आंगन में बने मंडप पर हो रही थी। सुनंदा जी ने गुड़िया को मेहमानों के देख रेख की जिम्मेदारी दे रखी थी। वो सारे मेहमानों को बारी बारी खाने के लिए पूछ रही थी। उसने सबसे आखिरी कुर्सी पर बैठे आदमी को हाथ जोड़ करके खाना
खाने चलने को कहा था। सुनिए, आप पहले खाना खाने चलिए, फिर शादी देखने आ जाइएगा। वो आदमी उठ करके गुड़िया की तरफ पलटा था। गुड़िया तो उस इंसान की तरफ देखते ही गूंगी पड़ गई थी। रॉयल ब्लू ब्लेजर और ब्लैक जीन्स पर बालों को जेल से सेट किए सोहम बेहद शानदार लग रहा था। आप भी यहाँ आए हैं सोहम जी? वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली थी। उसने हौले से मुस्कुरा करके अपना ब्लैक गॉगल्स उतारा। गुड़िया ने पीले रंग के लहंगे पर हरा दुपट्टा डाला था। हरे दुपट्टे पर हरे मोतियों भारी कढ़ाई की गई थी। फिर उसने हरे नगों वाले झुमके, साथ ही हरी पीली चूड़ियों पूरे हाथों में भर भर के पहनी थी। वो इस समय किसी राज्य की राजकुमारी की तरह नाजुक लग रही थी। नीले आसमान की परियां भी उसकी सुंदरता देख करके शर्मा जाने वाली थी। सोहम उसे देख करके अपनी सुध बुध खो गया था। सोहम जी, आप सुन रहे हैं ना? चलिए पहले खाना खा लीजिए। वो उसके आगे हाथ हिलाती तीसरी बार बोल रही थी। हाँ चलो कंचन, मुझे भूख भी लग गई है। सोहम अपनी हालत पर खुद ही झेंपता हंस दिया था। गुड़िया उसे ले जा करके खुद से खाना परोसने लगी थी। फिर उसे प्लेट पकड़ा करके खाने को बोली थी। सोहम ने उसे भी खाने को बोला पर वो मना कर दी। गुड़िया वहीं खड़ी अपने फोन से छेड़छाड़ करने लगी थी। उसके हाथ में फोन देख करके सोहम चौंक गया था। उसने गुड़िया को इशारे से अपने पास बुलाया था। ये नैना दी का फोन तो नहीं लगता है कंचन, फिर ये किसका फोन है? गुड़िया चुप हो गई और अपना सर नीचे कर ली। उसे याद आया कि उसने सोहम से कहा था कि वो खुद ही फोन ले लेगी, मगर फोन मिलने के बाद उसने एक बार भी सोहम को नहीं बताया था। अब वो क्या जवाब देती, जबकि सोहम उसके बोलने का इंतजार करता तेजी से खाने लगा था। कुछ देर बाद वो हाथ साफ करके वापस आया तो वो भी गुड़िया वहीं नजरें झुकाए खड़ी थी। सोहम ने उसके हाथों से फोन ले लिया था। सोहम ने फोन के स्क्रीन पर गुड़िया का मुस्कुराता चेहरा देखा था। वो समझ गया कि ये फोन कंचन का है। उसने गुड़िया के फोन से अपने फोन पर डायल किया था। फिर जो नंबर उसे रोज परेशान करता था वही नंबर सोहन के फोन स्क्रीन पर चमकने लगा था। तो वो अनजान नंबर वाली तुम थी कंचन। तुम मुझे रोज परेशान करती थी पर एक बार भी कुछ बोली नहीं। कम से कम मुझे बता देती कि तुम्हारे पास फोन आ गया है। वो नाराजगी से उसे घूरते हुए बोला था। गुड़िया बिल्कुल चुप खड़ी थी। तुम बहुत बदमाश हो गई हो कंचन, जाओ अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, बोल करके उसका फोन हाथ में पकड़ाता वो दरवाजे की तरफ चल पड़ा था। गुड़िया उसके पीछे लपकी थी। सोहम जी रुकिए, प्लीज रुक जाइए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए ना। वो उदास हो करके उसके पीछे भागती जा रही थी पर वो तेज तेज चल करके बाहर ग्राउंड में निकल गया था। सोहम नाराज हो गया था और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ दूर जा करके सोहम रुक गया था पर उसकी ओर नहीं मुड़ा था। सोहम जी, घर के काम में लग करके मुझे समय नहीं मिलता था। दिन भर नैना दी बाजार के चक्कर लगवाती थी और घर में चाची जी की बातें रहती थी। फिर बहुत सारे लोग आने लगे थे। उन सब के बीच में मैं आपसे कैसे बात करती। रात को जब सब सो जाते तो मैं चुपके से आपका नंबर डायल करती थी और आपकी आवाज़ सुन करके चैन से सो जाती थी। अपने फ़ोन के बारे में आपको बताने का मुझे मौका ही नहीं मिला था। प्लीज़ सोहम जी, नाराज मत होइए ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये देखिए मैं अपने कान भी पकड़ती हूँ, अब तो माफ़ कर दीजिए। वो रूंधे स्वर में अपना दोनों कान पकड़ करके बोली थी। देखिए सोहम जी, अब आप माफ़ नहीं कीजिएगा तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। सोहम उसकी तरफ घूमा था। वो अपना कान पकड़े आंसू भरे आंखों से उसे ही देख रही थी। उसके आंखों से सारे आंसू अब फिसले तब फिसले की स्थिति में थे। अगर एक बार बोल देती कि तुम कंचन बोल रही हो तो हम काल ना सही मैसेज से तो बात कर ही सकते थे ना। उसके हाथों को पकड़ करके कानों से हटाते हुए सोहम बोला था। गुड़िया ने अपनी डबडबाई आंखों को जोर से भींच लिया था। आंसुओं की मोटी मोटी कतार उसके गालों पर फिसलने लगी थी। अच्छा रोना बंद करो, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब आगे से तुम ऐसा नहीं करोगी। एक अच्छी बच्ची की तरह वादा
करो। अपने एक हाथ को उसके सामने फैलाता सोहम बोला था। गुड़िया आंसुओं के बीच मुस्कुरा पड़ी थी। वादा पक्का वाला वादा, आज से मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, पर आप भी मुझसे नाराज होकर के बात नहीं करने की धमकी मत दीजिएगा। उसके हाथ पर अपना हाथ रखती वो खिलखिलाती थी। मुझे तुम्हारे नहीं बताने के कारण बहुत दुख हो रहा था कंचन, इसलिए मैं जाने लगा था। बाकी रही नाराजगी की बात, तो वो मैं तुमसे नहीं हो सकता। उसने हंस करके गुड़िया के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया था। वो शर्म से दोहरी हो गई थी। फिर सोहम ने उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लिया और व्हाट्सएप पर हाय लिख करके भेज दिया था। अब मुझे मैसेज करती रहना, समझे? वो हंस करके हाँ में सिर हिला दी थी। फिर वो दोनों वापस आंगन में आ गए थे। सोहम अपने जगह पर जा करके बैठ गया और गुड़िया औरतों के साथ जा करके बैठ गई, पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सोहम का मैसेज आया था। आप भी ब्लू कलर में बेहद हैंडसम लग रहे हैं, उसने भी रिप्लाई किया था। अब दोनों मुस्कुराते हुए मैसेज से बातचीत किए जा रहे थे। विनोद गुड़िया को बहुत देर से सोहम से बात करते हुए देख रहा था। उसने अपनी पूरी नज़र उन दोनों पर बना रखी थी। उसने उन दोनों की सारी बातचीत दरवाजे के पीछे से सुनी थी। विनोद ने अपनी बहन की आंखों में सोहम के लिए बेइंतहा प्यार महसूस किया था। उसने अपनी बहन की खुशियों की दुआ पूरे मन से की थी। नैना और मुकेश की शादी भली भांत हो गई थी। फिर सबको रोता छोड़ करके नैना सुबह ही विदा हो करके अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। सुनंदा जी और रानो तो बहुत देर तक रोती रही। बाद में गुड़िया ने अपने आंसू पोंछ करके सबको चुप कराया था। दूसरे दिन घर के सारे मेहमान एक एक करके जाने लगे थे। आज ललित जी भी सपरिवार विदा हो रहे थे। अपनी माँ के गले लग करके गुड़िया खूब रो रही थी। भाभी ने उसे समझा बुझा करके चुप कराया था। वो लोग उससे लगभग 10-11 महीने बाद मिले थे और अब 10 दिनों बाद उससे दूर जाने में उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो लोग उसे अपने साथ ले भी नहीं जा सकते थे। उसके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की डेट शीट आ गई थी, इसलिए सब भारी मन से उसे आशीर्वाद दे करके और अच्छे से पढ़ाई करने को बोल करके चले गए थे। एक सप्ताह बाद नैना और मुकेश घर आए थे। नैना बहुत खुश थी। अपने सास ससुर और ननदों की खूब तारीफ कर रही थी। उसकी सास ने मदन जी के पूरे परिवार के लिए उपहार भेजे थे। मुकेश अब गुड़िया को साली साहिबा कह करके छेड़ रहा था। नैना उन दोनों को लेकर के मुकेश के साथ बाजार गई और सब ने फिल्म देखी थी। फिर देर रात खाना खाते हुए वो चारों घर आए थे। सुबह नैना और मुकेश अपने हनीमून पर शिमला जाने वाले थे। अगले दिन गुड़िया कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी थी। अब उसे अकेले ही आना जाना करना था। सुनंदा जी ने उसे बहुत सारी बातें समझाई थी। फिर वो मदन जी के साथ कॉलेज चल पड़ी थी। उन्होंने गुड़िया को कॉलेज के गेट पर उतार दिया था। वो अंदर आकर के ग्राउंड में बेंच पर बैठ गई थी। सोहम अभी नहीं आया था। वो उसी का इंतजार करने लगी। हाय कंचन, कैसी हो तुम? इतने दिन से कहाँ गायब थी? राज उसके सामने हाथ लहराते हुए पूछ रहा था। उसे पता नहीं था कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। वो तो उसे देखने के लिए बेकरार हो गया था। आज उसे देखते ही राज की आंखों में अनोखी चमक आ गई थी और वो तेजी से उसके सामने आ करके सवाल कर रहा था। गुड़िया का उससे बात करने का दिल नहीं कर रहा था, पर उसे बोलना पड़ा था। मेरी नैना दी की शादी थी, इसलिए मैं नहीं आ रही थी, बोल करके वो अपनी किताबें पलटने लगी थी। तुम्हारी अपनी शादी के बारे में क्या विचार है कंचन? तुम कैसा लड़का पसंद करती हो? वो बेहद फ्री हो करके पूछने लगा था। उसने निहायत बेशर्मी से गुड़िया के पास बैठने की जगह बना ली थी। उसके इस खुले व्यवहार को देख करके गुड़िया थोड़ा दूर खिसक गई थी। देखिए राज जी, मेरे पास आपके इस बेफजूल सवालों के जवाब नहीं है। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, शादी करने नहीं। तो प्लीज आगे से मुझसे ऐसा सवाल मत पूछिएगा। तेज लहजे में बोलती वो सोहम को कॉल करने लगी थी। तुम अपना मोबाइल नंबर बताओ तो कंचन, आखिर हम लोग फ्रेंड हैं। हम लोगों के पास एक दूसरे का नंबर तो होना चाहिए। वो बेशर्मों की तरह अब उससे नंबर मांगने लगा था। अपना फोन निकाल करके वो उसके बोलने का वेट कर रहा था। वहां से गुजरते सारे स्टूडेंट मुड़ मुड़ करके उन दोनों को देख रहे थे। गुड़िया को अब गुस्सा आ गया था। वो बेंच से उठ करके खड़ी हो गई थी। नहीं देनी है मुझे अपना कोई नंबर? कोई जबरदस्ती है क्या?
तुम ऐसे क्यों बात करती हो कंचन? मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, प्लीज तुम भी हंस करके बोलो ना। वो उसके हाथों को पकड़ता हुआ बोला था। चटाक की तेज आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज उठी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथ पकड़ने की? अगर ऐसी गलती दोबारा की ना तो मिस्टर राज, तो प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और हाँ, आगे से मुझसे कभी बात करने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसा लोफर इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बोल करके वो गेट से आते सोहम की ओर बढ़ गई थी। सारे स्टूडेंट रुक करके राज को देखने लगे थे। आज के आधुनिक जमाने में किसी का हाथ पकड़ना कोई गलत बात नहीं है, पर जबरदस्ती करना तो गलत ही है। राज गुस्से से भर करके अपने गाल पर हाथ रखे गुड़िया को बेहद नफरत से घूर रहा था। सोहम को दूर से कुछ कुछ समझ आ गया था। वो अपनी बाइक स्टैंड पर लगा करके गुड़िया का हाथ पकड़े राज की तरफ बढ़ रहा था। गुड़िया उसे गुस्से से देख करके बार बार रोक रही थी, पर वो उसे खींचता बेंच के पास ले आया था। देखो, मैंने पकड़ा है इसका हाथ, पर मेरे और तुम्हारे पकड़ने में बहुत फर्क है। ये मेरी दोस्त है और दोस्ती में ये चलता है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जिससे चाहोगे वो तुमसे बातें करने लगेगी, तुम्हारे साथ घूमने लगेगी? आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ राज, पर आज के बाद ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो उंगली उठा करके उसे वार्न करता गुड़िया को ले करके क्लास की तरफ बढ़ चला था। वहां सब आपस में तरह तरह की बातें करने लगे थे। वो सारे छात्र सोहम के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थे। सोहम अपने कॉलेज का सबसे जहीन और होशियार लड़का था। कॉलेज के लगभग सारे प्रोफेसर का वो सबसे प्यारा स्टूडेंट था और छात्रों के बीच भी बेहद लोकप्रिय था। अभी सब राज को ही दोषी मान रहे थे और सोहम गुड़िया के बीच में दोस्ती से आगे की संभावना आंक रहे थे। फिर धीरे धीरे वहां लगी भीड़ छंटने लगी थी। सारे स्टूडेंट अब अपने अपने क्लास में जाने लगे थे। इधर अपनी नफरत से सुर्ख हो चुके आंखों से राज ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया था। वो अपने फोन से किसी को कॉल लगा करके बात करते हुए अपनी कार की तरफ चल पड़ा था। हेलो विकास। कुछ देर बाद जब रीमा कॉलेज आई तो सब ने उसे नमक मिर्च लगा करके राज को गुड़िया के थप्पड़ मारने वाली बात बताई थी। वो आग बबूला हो करके अपने क्लास की ओर बढ़ी थी, पर प्रोफेसर की कक्षा में उपस्थित देख करके चुपचाप सीट पर जा करके बैठ गई थी। हाँ, क्यों? तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? कोई तोप हो क्या? जब मन हुआ किसी को थप्पड़ मार देती हो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम राज से बात करो, पर वो बेचारा दिल का इतना अच्छा है कि तुमसे बात करने आ जाता है। रीमा प्रोफेसर के जाते ही गुड़िया की सीट पर जा करके चिल्लाने लगी थी। वो चुपचाप सुनती जा रही थी, पर सोहम को बर्दाश्त जवाब दे गया था। तुम मुझसे बात करो रीमा। अगर राज बहुत अच्छा है तो प्लीज उसे समझा देना कि वो बस तुमसे ही बात करे। आज के बाद अगर उसने कंचन से बात करने की कोशिश भी की तो उसका बहुत बुरा हाल कर दूंगा। सोहम तेजी से उससे बोला था। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? मैं इससे बात कर रही हूँ ना। ये लगती क्या है तुम्हारी, जो इसके लिए तुमने मेरे राज को धमकाया है? वो अब गुस्से से सोहम के ऊपर बिफरने लगी थी। रोमा ने उसका कॉलर पकड़ने की भी कोशिश की थी, पर सोहम ने बीच में ही उसका हाथ झटक दिया था। गुड़िया डर करके सोहम को रोकने लगे थे। तुम लड़की हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना किसी की हिम्मत नहीं है मेरे कंधे पर हाथ रखने की। कॉलर छूना तो बहुत दूर की बात है। सोहम उसकी आंखों में घूरता बोला था। पूरी क्लास उन दोनों की लड़ाई देख करके खड़े हो गए थे और उन दोनों को समझाने लगे थे। तुमने कंचन से मेरे रिश्ते की बात की है ना, तो सुनो, ये मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त को कोई परेशान करे ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब शायद तुम समझ जाओ। अब यही बात अपने उस राज को भी अच्छे से समझा देना, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहना। अब चलो कंचन, हम अपने अपने घर पर ही पढ़ाई पूरी कर लेंगे, यहाँ तो कोई पढ़ने नहीं देगा। बोल करके गुड़िया का हाथ पकड़े सोहम बाहर निकल गया था। रीमा बल खा करके रह गई थी। वो राज को कॉल लगाने लगी थी। फोन की पूरी रिंग होने के बाद भी उसने कॉल नहीं उठाया था। रीमा गुस्से में तमतमाने लगी थी। बैठो,
सोहम अपनी बाइक पर बैठ करके गुड़िया को बैठने को बोला था, पर वो सर झुकाए खड़े थे। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पर विश्वास नहीं है कंचन? क्या मैंने उन दोनों को जवाब दे करके गलती की है? वो कुछ गुस्से से पूछने लगा था। गुड़िया तेजी से अपना सर इनकार में हिलाने लगी थी। तो फिर बैठो, आज से तुम्हें मैं घर छोड़ दिया करूंगा। वो अब कुछ नर्म पड़ता बोला था, पर गुड़िया अभी भी सर झुकाए खड़े थे। ठीक है फिर जाओ, ऑटो पकड़ लो, मैं चलता हूँ। वो अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा था। रुकिए सोहम जी, अगर हमें कोई देख लेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये भी तो सोचिए। आप किस किस को जवाब देते रहिएगा, और आज जो कॉलेज में हुआ है इससे सबको बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए आप गुस्सा मत होइए। मैं सच में ऑटो से चली जाऊंगी, अपने घर जा करके आपको मैसेज कर दूंगी, ओके? वो धीरे से बोलते उसे समझाने लगी थी। सोहम उसके बात को समझ गया था, इसलिए हौले से मुस्कुरा दिया था। ठीक है कंचन, तुम जाओ और मुझे पहुंचते ही मैसेज कर देना। थैंक यू सोहम जी, आपने मेरी बात को समझ लिया। गुड़िया भी मुस्कुरा करके बोलती आगे बढ़ गई थी। सोहम उसके ऑटो में बैठने के बाद अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा था। इधर डैड, अगले हफ्ते एक लड़की की डिलीवरी हो जाएगी, पर मेरी एक बात आपको माननी होगी। राज अपने कमरे में बेहद गुस्से से टहलते हुए बातें कर रहा था। ऐसी कौन सी बात है बेटे जो तुमने मांगी और मैंने नहीं दी हो? तुम बोलो तो क्या चाहिए तुम्हें? सुबोध जी ने दूसरी तरफ से कहा था। डैडी, मुझे शादी करनी है, और इस बार झूठी वाली नहीं, बिल्कुल सच्ची वाली शादी करनी है। मुझे वो लड़की किसी भी हाल में मेरी बीवी के रूप में चाहिए। मैं उसके बारे में पता लगा करके आपको बताऊंगा। उसने गुस्से से बोल करके फोन बेड पर पटक दिया था। सोहम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी सारी खुशियां बर्बाद करके रख दूंगा। तू तड़पेगा, अपना सर पटक पटक करके रोएगा, और तेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। वो नफरत से चिल्ला रहा था। टेबल पर रखे गुलदान को उठा करके उसने शीशे पर दे मारा था, जहां से उसे अपना अक्स दिख रहा था। उसके गालों पर गुड़िया के थप्पड़ के निशान अभी भी छपे हुए नजर आ रहे थे। इधर रीमा पिछले 3 दिनों से बेहद परेशान हो गई थी। राज ना तो कॉलेज आ रहा था और ना ही उसका कॉल ले रहा था। वो अब गुस्से में आने लगी थी। सोहम और गुड़िया एक साथ क्लास में आए थे। आज भी दोनों साथ ही बैठे थे। वो लोग आपस में हंस हंस करके बातें कर रहे थे कि तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारे कारण राज अब कॉलेज नहीं आ रहा है। तुम दोनों ने उसकी इतनी बेइज्जती की है कि उसने कॉलेज आना छोड़ दिया है। रीमा चिल्लाती दोनों के सर पर आ करके खड़ी हुई थी। क्लास के पूरे छात्र उसे देखने लगे थे। सबको लग रहा था आज फिर हंगामा होने वाला है। तुम राज को अच्छे से नहीं पहचान पाई हो रीमा, वो कुछ प्लान बना रहा होगा। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि वो अच्छा आदमी नहीं है। सोहम की बात बीच में ही रह गई। रीमा, देखो तुम्हारा राज आ गया, गुंजा खुशी से चिल्लाते हुए से बोली थी। वो दौड़ती राज के पास गई थी। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे राज? मैं कितनी परेशान हो गई थी। क्या हुआ था तुम्हें? तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? वो एक साथ कई सवाल उसका हाथ पकड़ करके पूछने लगी थी। कुछ नहीं रीमा, थोड़ा सा बुखार हो गया था इसलिए नहीं आ पाया था। वो धीरे धीरे बोल करके उसका हाथ पकड़े सीट पर आकर के बैठ गया था। रीमा गुस्से से सोहम को पलट करके देखने लगी थी। सोहम सर झटक करके गुड़िया से बात करने लगा। कुछ देर बाद प्रोफेसर आ गए थे तो सब तरफ शांति छा गई थी। राज बीच बीच में रीमा की नजर बचा करके गुड़िया को देखा करता था। आज वो पीले सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज सोहम ने गुड़िया के पूछने पर अपनी माँ के बारे में विस्तार से बताया था। वो सिंगल मदर थी, सोहम को अकेले ही पाल पोस करके इतना बड़ा किया था। वो बहुत ही अच्छी माँ थी और सोहम को हमेशा सच बोलना और गलत का सामना करना सिखाया था। गुड़िया उनके बारे में सुन करके उनसे किसी दिन मिलने की बात बोली थी। अब घर जाने का समय हो गया था। कंचन घर पहुंच करके मैसेज करना, मैं इंतजार करूंगा। सोहम उसे ऑटो पर बैठा करके बोला था। उसके जाने के बाद वो भी घर चल पड़ा। एक कार में बैठा राज उसे गुस्से से देखे जा रहा था। हे रीमा, आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। बस स्टॉप से कुछ दूरी पर वो पैदल जा रही थी जब राज ने उसे पुकारा था। अरे राज, तुम इधर कैसे? तुम्हारा हॉस्टल तो दूसरी तरफ है ना?
उस शीशे पर झुकते हुए बोली थी। एक दोस्त से मिलने आया था, आ जाओ। वो कार का गेट खोलते हुए बोला तो रीमा खुशी से बैठ गई थी। आज मेरे साथ चलो ना राज, मेरे पापा से मिल लो। अभी वो घर पर ही होंगे। रीमा अपने घर के आगे उतर करके उससे बोली थी। राज को उतरना पड़ा था। उसका घर बेहद साधारण सा था। उसके घर में माँ, पापा, दो छोटी बहन और एक भाई था। रीमा सबसे बड़ी थे। वो राज को अपने पापा सुधाकर देव से मिलाने ले आई थी। राज ने उनको नमस्ते बोला था। रीमा की माँ और दोनों छोटी बहनें भी राज से खुशी से मिली थी। वो अब राज के बारे में जानना चाहते थे। राज ने उन्हें भी वही बताया जो रीमा को बता करके रखा था। वो सब राज की छल्लेदार बातों से काफी प्रभावित हो गए थे। शाम तक रुक करके वो चाय नाश्ता करके वापस हुआ था। वहां से आते समय उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर रही थी। इधर नैना और मुकेश अपने हनीमून से वापस आ गए थे और अब दोनों एक साथ कॉलेज आया करते थे। इस कॉलेज में उन दोनों का ये अंतिम साल था। अब सब अगले सप्ताह में होने वाले एग्जाम की तैयारियों में जी जान से लग करके पढ़ने लगे थे। गुड़िया और सोहम भी क्लास के अलावा लाइब्रेरी में जा करके घंटों पढ़ा करते थे। नैना उन दोनों के बीच के लगाव को समझ गई थी, पर उन दोनों से कोई सवाल नहीं पूछती थी। वो कई बार गुड़िया को सोहम के साथ घर जाने को बोलती थी, पर उसके अपने विचार थे जिसकी परवाह सोहम भी करता था। राज को तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वो तो गुड़िया को पाने की खातिर यहाँ आया था। अपने प्लान के अनुसार वो प्रिंसिपल के पास अपने पापा की सीरियस हालत का आवेदन देने आया था। प्रिंसिपल ने उसे बहुत समझाया था। पापा की हालत बहुत खराब है सर, मैं परीक्षा अगले साल दे दूंगा। वो रोने जैसे स्वर में बोल करके चला गया था। उसे कौन सा परीक्षा दे करके डिग्री लेने था। अब वो कॉलेज से पूरी तरह आजाद था। प्रिंसिपल चुप हो गए थे। अब इस 10 दिनों में वो रोमा को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेना चाहता था। राज रीमा से कह करके कि वो अपने घर जा रहा है, अपने फ्लैट पर आ करके सो गया था। पूरी दोपहर सो करके बिताने के बाद वो बियर के कैन ले करके बालकनी में पीने लगा था। हेलो बोलो जान, कैसी हो? रीमा के फोन उठाते हुए वो बोल पड़ा था। हाँ, पापा की तबीयत काफी खराब है। उनके ठीक होते ही मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। वो जरूर मान जाएंगे बेबी, तुम बस दुल्हन बनने की तैयारी कर लो, बोल करके वो ठहाके लगाने लगा था। अच्छा सुनो, परसों मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? उधर से रीमा ने हाँ बोल दिया था। अरे तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, पर हाँ तुम ये बात किसी को मत बताना, ओके? वो समझाते हुए बोला और फोन काट दिया था। फिर कमरे में जा करके बेड पर पसर गया था। उसकी शैतानी आंखों में रीमा का चेहरा घूमने लगा था। स्टूपिड गर्ल, हमेशा मेरी बातें मानने को तैयार हो जाती हैं। तुम्हारी यही सरलता तो मेरा हथियार है। रीमा डार्लिंग, अब बस तुम मेरी बनने को तैयार हो जाओ, वो कहे लगाते हुए अपने फोन में उसका फोटो देखने लगा था। इधर आज भारती जी सुबह से ही बहुत बेचैन थे। सोहम उनकी हालत देख रहा था। वो कई बार उनसे पूछ चुका था, पर वो जवाब नहीं दे रहे थे। फिर जब सोहम कॉलेज के लिए निकल रहा था तो भारती जी ने उसे रोका था। सोहम, मेरी बात सुन लो बेटा। बोलिए ना माँ, आपको क्या तकलीफ है और कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? आप 2 दिन से ऑफिस भी नहीं जा रही हैं। मैं आपका बेटा हूं ना, आप मुझ पर विश्वास करके अपने दिल की बात बताइए, मैं आपके सारे कष्ट दूर कर सकता हूं। वो उनका हाथ पकड़े प्यार से बोला था। सोहम देख बेटा, मैं जो कहने जा रही हूँ पहले अच्छी तरह सुन ले, तब कुछ बोलना। वो उसका हाथ कस करके पकड़ते हुए बोली थी। सोहम उन्हें एकटक देख रहा था। बेटा, मुझे 4 दिनों से बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझसे तुझे छीन लेगा। वो बेहद घबराते हुए बोल रही थी। उनकी हथेलियों में पसीना आने लगा था। हाँ, आप क्यों डर रही हैं? आपकी सारी सच्चाई मैं जानता हूँ। ये जरूर मेरे धोखेबाज पिता के कारण हो रहा है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला था। वो कभी मेरे सामने आए ना तो मैं उनकी जान ले लूंगा।
माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आपके साथ है और मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। वो उन्हें दिलासा देते हुए कमरे में ले करके आया था। अब आप आराम कीजिए माँ, और कल से अपनी ड्यूटी पर जाइए, जो होगा उसे मैं संभाल लूंगा। उन्हें लिटा करके वो जाने लगा था, पर भारती जी ने फिर से सोहम का हाथ पकड़ लिया था। सोहम, तुमको मैंने पूरा सच नहीं बताया बेटा, ये नंबर याद कर लो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस पर कॉल करके उन्हें बुला लेना। वो थरथराते हुए एक कागज पर लिखे नंबर अपने तकिए के नीचे से निकाल करके सोहम को थमाने लगी थी। माँ आप ऐसी बातें मत कीजिए, वरना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। वो रुआंसा हुआ था। सोहम बेटा, मैंने तुझसे झूठ कहा है, तेरे पापा धोखेबाज नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं और तुझसे बहुत प्यार। वो आधा ही बोल पाई और सोहम के बाहों में झूल गई थी। माँ, माँ क्या हुआ आपको? सोहम चिल्ला उठा था, पर वो तो गहरी बेहोशी में जा चुकी थी। सोहम तेजी से बगल वाले ठाकुर जी के यहाँ गया था। उन्हें अपनी माँ की स्थिति बता करके उनकी गाड़ी से भारती जी को हॉस्पिटल लेकर के भागा था। पूरे रास्ते वो बच्चों की तरह रोता रहा। अपनी आंख खोलने के बाद उसके लिए बस उसकी माँ ही सब कुछ थी। आज उनकी हालत देख करके वो अंदर से डर गया था। गुड़िया का बार बार कॉलेज से कॉल आ रहा था, पर वो उठाने की स्थिति में नहीं था। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी माँ को? वो होश में आ गई ना? सोहम लॉबी के बाहर बैठा डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। उन्हें आता देख करके वो उठ करके उनके पास गया था। देखिए आपकी माँ का नर्वस ब्रेन डाउन हुआ है। वो कोई भारी दिमागी टेंशन झेल रही थी जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अभी 24 घंटे उनके लिए बहुत भारी है। आप भगवान से दुआ करिए, बाकी का काम हम कर रहे हैं। आप हौसला रखिए और काउंटर पर जा करके फॉर्म भर दीजिए। डॉक्टर उसका कंधा थपथपा करके चले गए थे। ठाकुर अंकल उसे काफी समझा रहे थे। वो चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। उनके जाने के बाद वो उठ करके भारती के कमरे के बाहर शीशे से देखने लगा था। माँ को बेसुध पड़ा देख करके वो रो पड़ा था। भारती जी का पूरा शरीर मशीन से जकड़ा हुआ था। उनकी आंखें बंद थी और वो बेहोश थे। ऑक्सीजन की नली से उन्हें सांस दी जा रही थी। वो उनसे अंदर जा करके मिल भी नहीं सकता था। फिर सोहम कोने में रखे शिव जी की मूर्ति के पास चला आया था। प्रभु मेरे माँ को ठीक कर दीजिए, मैं उनके बिना नहीं जी सकता हूँ। क्या आप सोहम चौहान हैं? एक नर्स वहां आ करके उससे पूछ रही थी। उसने सर हिला करके हाँ कहा था। आप प्लीज इसे भर दीजिए और फीस जमा करवा दीजिए। एक पेज उसे थमाते वो अंदर चली गई थी। सोहम वहीं बैठ करके फॉर्म भरने लगा और काउंटर पर जमा कर आया था। अब गुड़िया का फोन आने पर उसने रिसीव कर लिया और अपनी माँ के बारे में बताने लगा था। मैं आ रही हूँ सोहम जी, आप प्लीज खुद को संभालिए। वो दिलासा देते हुए फोन रख दी थी। सोहम निस्तेज हो करके वहीं बैठा रोने लगा था। सोहम जी क्या हुआ है माँ को? गुड़िया, नैना और मुकेश एक साथ चले आए थे। वहां आते ही गुड़िया उसके पास बैठ गई थी। उसने सोहम के ठंडे हाथ को कस करके पकड़ लिया था। कंचन, मेरी माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं कभी अकेला नहीं रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। वो उसके गले लग गया और उसे पकड़ करके जोर जोर से रोने लगा था। गुड़िया भी रो पड़ी थी। उसका सर सहलाते हुए वो उसे चुप कराने लगे थे। नैना और मुकेश भी सोहम को समझाने लगे थे। कुछ देर के बाद वो चुप हुआ था। अब सब खिड़की से भारती जी को देखने आ गए थे। गुड़िया उनकी हालत देख करके रो पड़ी थी। आप लोग बस आधा घंटा यहाँ रुकिए, मैं घर से पैसे लेकर के आता हूँ, यहाँ जमा करना है। मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता। वो गुड़िया को छोड़ करके खड़ा हुआ और तेजी से बाहर निकल गया था। नैना दी, आप और जीजू यहीं रहिए, मैं उनके साथ जाती हूँ, वो अभी बहुत टेंशन में हैं। गुड़िया बोल करके सोहम के पीछे दौड़ पड़ी थी। वो दोनों उसे जाता देख रहे थे। सोहम जी, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। वो हॉस्पिटल के पार्किंग में गाड़ी स्टार्ट करते सोहम के पास आ करके बोली और पीछे बैठ गई थी। कभी जब सोहम उसे अपने साथ बैठने को बोलता था तो वो लोगों के बात बनाने की बातें करती थी, पर आज गुड़िया को लोगों की कुछ परवाह नहीं थी। सोहम तेजी से घर चल पड़ा था।
वो घर जा करके लाकर में रखे 20,000 पर्स में रखने के बाद एटीएम ले करके चल पड़ा था। फिर पैसा निकाल करके वो गुड़िया को ले करके हॉस्पिटल आ गया था। सोहम ने काउंटर पर जा करके रुपए जमा करवा दिए थे। सोहम उन तीनों को धन्यवाद दे करके अपने घर जाने को बोला था। गुड़िया कुछ देर और रुकना चाहती थी पर शाम होने लगी थी तो सोहम ने उसे भेज दिया था। वो मन मार करके सोहम को अपना और माँ का ध्यान रखने और कल सुबह आने को बोल करके उन लोगों के साथ चली गई थी। अब सोहम वहीं बैठ करके माँ के कहे बातों का मतलब निकालने लगा था। माँ के दिए कागज को पॉकेट से निकाल करके वो देखने लगा था। इधर गुड़िया को नैना के घर के बाहर छोड़ा था। वो अनमनी ढंग से घर में जा करके बिस्तर पर लेट गई थी। उसका मन सोहम को रोता देख करके बहुत तड़प रहा था। उसे अभी तक अपने कंधे पर उसके आंसू महसूस हो रहे थे। वो भारती जी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। गुड़िया दी चलो कैरम खेलते हैं। रानो उसके पास आकर के बैठती हुई बोली थी, दी क्या हुआ आपको? आपने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले, क्या हुआ है दी? रानो वो फफक पड़ी थी। उसने रानो को कस करके गले से पकड़ लिया था। रानो घबरा करके माँ को आवाज देने लगी थी। सुनंदा जी भाग आई थी। क्या हुआ गुड़िया, क्यों रो रही हो? पर वो तो फूट फूट करके रोए जा रहे थे। उसके कानों में सोहम की आवाज अभी भी गूंज रही थी, मैं कभी अकेला नहीं रहा हूँ कंचन, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? बोलना बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? सुनंदा जी अब बेहद घबरा गई थी। चाची, सोहम जी की माँ की हालत बहुत सीरियस है, उनका नर्वस ब्रेन डाउन हुआ है, अभी वो मशीनों में जकड़ी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वो मुश्किल से बोली और रानो को छोड़ करके सुनंदा के गले से लग करके रो पड़ी थी। कौन सोहम? सुनंदा जी ने परेशान होकर के पूछा था। पहले तू चुप हो जा बेटा, तब मुझे ठीक से बता ये सोहम कौन है? गुड़िया के आंसू पोंछती वो प्यार से बोली थी। चाची वो मेरे क्लासमेट हैं, वो बहुत अच्छे हैं चाची, उन्होंने कई बार मेरी मदद की है। आज उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है तो वो बहुत रो रहे थे। वो सिसकते हुए बोली थी, तू हॉस्पिटल गई थी क्या? सुनंदा जी उसका सर अपने गोद में रखती उसे लिटाती थी और रानो को पानी लाने को बोली थी। मैं, नैना दी और जीजू तीनों गए थे। वो लोग मुझे घर के बाहर छोड़ करके चले गए चाची। सोहम जी के पापा उनकी माँ को बरसों पहले धोखा दे करके छोड़ चुके हैं। अब यदि उन्हें कुछ हो जाएगा तो सोहम जी बिल्कुल टूट जाएंगे, वो अकेले बिखर जाएंगे चाची, मैं उन्हीं के लिए रो रही हूँ। बोलते हुए उसकी आंखें फिर भरने लगी थी। सुनंदा जी उसकी सारी बात जान करके बहुत कुछ समझ गई थी। गुड़िया उन्हें कुछ नहीं होगा, तू चुप हो जा, भगवान सबके साथ है, वो सोहम की माँ को जल्द ही ठीक कर देंगे। रानो पानी ले आई थी, लो दी आप पानी पी लो। सुनंदा जी ने गुड़िया को समझा बुझा करके कपड़े बदलवाए और खाना खिलाने ले आई थी। गुड़िया तू सोहम को पसंद करती है ना? वो उसे खिलाते हुए पूछ दी थी। देख बेटा, यदि वो अच्छा लड़का है और तुझे पसंद है तो मैं ललित जी से बात कर सकती हूँ। गुड़िया अचकचा करके अपनी चाची को देखने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी अब क्या जवाब दूं, पर कुछ तो बताना था और उसे झूठ बोलना तो बिल्कुल नहीं आता था। चाची वो मुझे अच्छे लगते हैं पर मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा और ना ही उन्होंने कभी मुझसे कहा है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो मैं सोहम जी को रोता देखी थी इसलिए बेचैन हो गई थी। वो अब शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। सुनंदा जी मुस्कुरा दी थी। वो समझ गई दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पर इजहार करने से डरते हैं। वो उसे ला करके सोने को भेज दी थी। माँ, आपने कैसा सवाल पूछा था गुड़िया दी से? ऐसे भी कोई पूछता है क्या? रानो माँ से नाराज होती हुई बोली थी। मैंने दुनिया देखी है रानो, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गले तक डूब चुके हैं पर दोनों डरते हैं कि कहीं कोई मना ना कर दे, इसलिए एक दूसरे कुछ नहीं कहते हैं। दोनों ही बुद्धू हैं। तू वक्त आने दे फिर देखना, गुड़िया खुद हमसे अपने पापा से सोहम के बारे में बात करने को बोलेगी। सुनंदा जी मुस्कुराती रानो से बोली थी। वो अपनी माँ का मुंह देखने लगी थी। सोहम ने पूरी रात हॉस्पिटल की कुर्सी पर ही बिता दिया था। नर्स के बार बार कहने पर भी वो घर नहीं गया था।
भारती जी अभी भी बेहोश ही थी। उसे अपनी माँ को अकेला छोड़ने से डर लग रहा था। वो माँ को फोन ले करके उस नंबर पर कॉल लगाने लगा था। हेलो, मैं सोहम बोल रहा हूँ, भारती का बेटा। दूसरी तरफ से किसी आदमी ने फोन उठा करके उसे पहचानने की बात बोली थी। आप प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने आपको फोन करने को बोला था। मैं आ रहा हूँ बोल करके दूसरी तरफ से फोन कट गया था। इधर आज राज ने रीमा को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। रीमा कॉलेज जाने को बोल करके घर से निकली थी। राज ने उसे फोन पर कॉलेज से कुछ दूर ही रुकने को कहा था। हाय बेबी, आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, गाड़ी में बैठते ही राज ने उससे कहा था। वो हंस दी थी। अच्छा राज, थोड़ी देर बाजार के पास रुक करके मुझे तुम्हारी पसंद का गिफ्ट लेना है। मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट दोगी तुम? वो उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। रीमा ने हाँ में सर हिलाया था। तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे खुद ही अपना गिफ्ट मांग लूंगा। वो उसके हाथों को पकड़ करके चूमता बोला था। पर हम लोग कहाँ जा रहे हैं राज? वो गाड़ी को अनजान रास्ते पर जाता देख करके बोल पड़ी थी। मेरे कमरे पर, वो मुस्कुरा करके बोला था। पर तुम तो हॉस्टल में रहते हो ना? वो आश्चर्य से बोली थी। वहां तो बहुत सारे लड़के होंगे। उसे राज की बात से घबराहट होने लगी थी। रीमा बेबी, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मैंने हॉस्टल छोड़ करके एक फ्लैट किराए पर ले लिया है। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ। वहां बस मैं और तुम और कोई नहीं होगा। वो उसके हाथों को फिर से चूमता बोला था। रीमा अब निश्चिंत हो करके उसके कंधे पर सर रख करके मुस्कुरा दी थी। उसे पता नहीं था कि वो अपनी बर्बादी के रास्ते पर सफर करने चल पड़ी है। इधर कहाँ है भारती बिटिया? एक आदमी रोते हुए सोहम के पास आया था। सोहम उसे देख करके चौंक गया था। ये उस दिन का बाजार वाला आदमी जुगल ही था, जिसे भारती पहचानने से इनकार कर रही थी। सोहम ने उंगली से भारती के कमरे की तरफ हाथ दिखा दिया था। बिटिया, ये क्या हो गया? तेरी ऐसी हालत हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो बेटी। वो आदमी वहीं खिड़की के फर्श पर गिरता रोने लगा था। चाचा, आप कौन हैं और मेरी माँ को कैसे जानते हैं? मेरी माँ ने आपको फोन करने को बोला था। ऐसा क्या सच है जो मैं नहीं जानता और आप जानते हैं? मुझे पूरी बात जाननी है, प्लीज मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं उनका हाथ पकड़ करके कुर्सी पर वो उनका हाथ पकड़ करके कुर्सी पर ले आया था। जुगल चाचा अपनी आंसू पोंछने लगे थे। सोहम जी, अब माँ कैसी हैं? गुड़िया खाने का टिफिन लेकर के आई थी। सोहम उसके सुबह सुबह आने पर चौंका था। उसके पास बैठती वो इशारे से जुगल जी के बारे में पूछने लगी थी। ये माँ के जानकार हैं, उनका हाल जानने आए हैं। वो अभी खुद नहीं जानता था, गुड़िया को क्या बताता। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। वो बोतल उसे पकड़ाते हुए बोली थी। सोहम गुड़िया का मुंह देखते हुए मना करने लगा था, पर वो उसे खींचते हुए उठाने लगी थी। देखिए सोहम जी, आप भूखे रह करके माँ की देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए खा लीजिए। फिर आपको माँ की सेवा भी तो करनी है। आप खुद कमजोर हो जाइएगा तो माँ को कैसे संभालिएगा? वो उसके हाथ धो करके आने पर समझाते हुए टिफिन पकड़ाई थी। रोटी, सब्जी, चटनी और भुजिया अलग अलग बॉक्स में भरी हुई थी। वो चुपचाप खाने लगा था। जुगल जी उन लोगों को गौर से देख रहे थे। सोहम की आंखें भर आई थी। गुड़िया उसके आंसू पोंछते हुए बोली थी। खाना खाते वक्त नहीं रोते हैं सोहम जी, वरना खाना शरीर को नहीं लगता है। कंचन, इतने दिन माँ मेरे लिए खाना बनाती थी, पर आज तुम लाई हो, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो गया। वो धीरे से बोला था। सोहम जी चुपचाप खाइए, ये कोई एहसान नहीं है, आपकी माँ मेरी भी कुछ लगती हैं। गुड़िया उसके मुंह पर हाथ रखती हुई बोली थी। माँ ठीक हो जाएंगी ना कंचन? मैं उनके गोद में सर रख करके बात करना चाहता हूँ, उनके हाथों से खाना चाहता हूँ, मैं उन्हें पहले की तरह बोलते देखना चाहता हूँ। वो कब उठेंगी कंचन? मेरा सब्र अब खत्म होने लगा है, वो रुंधे स्वर में बोला था। सोहम जी, वो ठीक हो जाएंगी और जल्द ही आपके साथ बात करेंगी, आप हौसला रखिए, इस तरह बच्चों की तरह मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए अब मुस्कुराइए। उसका हाथ अपने हाथों में
थाम करके वो बोली थी। सोहम हल्का सा मुस्कुरा दिया था। फिर टिफिन समेट करके गुड़िया ने एक कमरे में रखा और सोहम के पास बैठ गई थी। अभी भी गुड़िया सोहम का हाथ थामे थी। जुगल वहीं बैठे उन दोनों के प्यार को महसूस करके मन ही मन खुश हो रहे थे। इधर अपने शानदार फ्लाइट के आगे राज गाड़ी रोक करके नीचे उतरा था। उसने रीमा की तरफ का दरवाजा खोला और एक हाथ अपने सीने पर रखे दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए हंसता बोला था, आपका खादिम हाजिर है मैडम, कृपया इस गरीब के लिए पधार करके उसका उद्धार करने की कृपा करें, आपका बड़ा एहसान होगा। वो खिलखिला करके हंस दे थे। जाओ खादिम, तुम भी क्या याद करोगे, किया तुम पर एहसान, बोलते हुए उसका हाथ थाम ली थी। दोनों साथ में हंस दिए थे। राज उसे लेकर के लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर बने अपने लग्जरी फ्लैट में आ गया था। वाओ राज, सो नाइस, क्या फ्लैट है तुम्हारा, बेहद ही उम्दा और शानदार। वो दौड़ती डबल बेड के गद्दे पर जा करके लेट गई थी। ओह, मैं तो बहुत थक गई हूँ बेबी, एक कप कॉफी मिलेगी क्या। राज भी उसके पास आकर के लेट गया था। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है डार्लिंग, अभी बना करके लाता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ। ये रहा तुम्हारा ड्रेस, उधर वॉशरूम है। वो उठ करके कबर्ड से एक पैकेट निकाल करके उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला था। ये क्या है राज, वो देख करके खुश हो गई थी। तुम्हारे लिए ड्रेस है, तुम पहन करके रेडी हो जाओ, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना। उसके गालों को छूता वो गुनगुनाते हुए किचन की तरफ चल पड़ा था। रीमा भी पैकेट ले करके वॉशरूम में घुस गई थी। बेबी, हुआ नहीं क्या, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। राज उसे बुलाता बेड पर पसर गया था। वो खुद को वॉशरूम के आईने में देख करके दंग रह गई थी। व्हाइट और गोल्डन जरी के हल्के काम से बनी पिंक कलर का बेहद खूबसूरत गाउन था और साथ ही मैचिंग ज्वेलरी भी। वो रेडी हो करके खुशी से इतराते हुए मन में सोचने लगी, उस सोहम से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था, मेरे नसीब में राज की रानी बनना लिखा है, उस फकीर की नहीं। फिर वो अपना सर झटक करके बालों को एक क्लिप लगा करके खुला छोड़ दी थी। गहरे लाल लिपस्टिक को ओंठों पर सजाए ढेर सारा परफ्यूम खुद पर डालते हुए वो बाहर आई थी। हे राज, आई एम रेडी, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ, वो उसके पास जाती हुई बोली थी। राज उसे देख करके बेसुध रह गया था। तुम तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो जान, आज मेरा कत्ल करने का इरादा है क्या। उसने उठते ही रीमा का हाथ पकड़ करके खुद की तरफ खींच लिया था। बहुत खूबसूरत है मेरी जान, इसलिए तो मैं तुम पर मरता हूँ बेबी। उसके बिखरे बालों को वो संवारते हुए बोला था। रीमा उसके ऊपर से हटने की कोशिश करने लगी थी, पर वो एक हाथ से उसे पकड़े हुए था। छोड़ो ना राज, हम कॉफी पी करके तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं और फिर मुझे जाना भी तो है, वो नाराज होती हुई बोली थी। राज की ये आदत उसे अच्छी नहीं लगी थी। राज ने उसे छोड़ दिया था। फिर दोनों कॉफी पीने लगे थे। अब राज तैयार होने वॉशरूम चला गया था। रीमा फ्रिज से केक निकाल करके टेबल पर सेट करने लगी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू जान, तुम जियो हजारों साल। रीमा गीत गाते हुए केक का टुकड़ा उसके हाथों से खाई और उसका ही हाथ घुमा करके राज के चेहरे पर केक मल दी थी। वो भी उसे पकड़ करके अपना चेहरा उसके चेहरे पर मल दिया था। कुछ देर बाद दोनों बैठ करके होटल से आए खाने से इंसाफ करने लगे थे। खाना खाने के बाद राज रीमा को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाने लगा था। अब वो राज से घर छोड़ने को बोले थे। अच्छा बेबी, तुमने मेरा गिफ्ट तो दिया ही नहीं, राज ने उससे कहा था। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ जान, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, वो उसके पास आती प्यार से बोले थे। बस एक बार तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। वो गहरी निगाहों से उसे देखता करीब आने लगा था। मैं तो तुम्हारी हो ही गई हूँ बेबी, अपने हाथ में उसकी पहनाई अंगूठी दिखाते हुए बोले थे। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर मैं पूरी की पूरी तुम्हारी बन जाऊंगी, समझे। अब चलो, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर के बाहर तक छोड़ दो। वो पलटी थी पर अचानक अपने घूमते सर को पकड़ती बेड पर बैठती चली गई थी। राज, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। वो सर पकड़े ही बेहोश हो करके लेट गई थी। तुम तो एक मोहरा हो जान, पहले तुमसे अपना मन भर लो, फिर तुमसे जान छुड़ा करके उस
उसे अपना बनाऊंगा, जिसके लिए मैं यहाँ इतने दिन रुका रहा हूँ। राज कुटिलता से मुस्कुराते हुए रीमा को गहरी नींद में लेटे देखता रहा था। राज ने रीमा को आइसक्रीम में नींद की दवा मिला करके खिला दी थी, जिससे वो बेहोश हो गई थी। फिर उसने अपना फोन निकाल करके किसी को फोन लगाया था। हेलो विकास, तू भंडारी से बात कर ले, उसे अगले सप्ताह एक नई चिड़िया मिल जाएगी। मैं रात में तुझे वीडियो भेजता हूँ, उसे देख करके दाम 30 लाख बता देना और कह देना कि इससे कम में इस बार बात नहीं बनेगी। उसने विकास से बात करके फोन एक तरफ फेंक दिया था। फिर वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए रीमा के चेहरे पर हाथ फिराने लगा था। वो गहरी नींद में चली गई थी। राज हंसता रीमा के ऊपर लेटता चला गया था। इधर पूरे दोपहर गुड़िया सोहम के पास रही थी। फिर सोहम उसे मन लगा करके पढ़ने को बोल करके घर के लिए विदा कर चुका था। वो उसे रात में होटल में खा लेने को बोलती गई थी। उसके ऑटो के जाने के बाद सोहम अंदर आया था। मिस्टर सोहम, आपकी माँ अब होश में आ गई हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, पर अकेले ही, वो भी बस 2 मिनट के लिए। नर्स ने आकर के खुशखबरी सुनाई थी। सोहम खुशी से उछल गया था। वो दौड़ करके भगवान शिव की मंदिर के आगे झुक करके प्रणाम करने लगा था। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया। अपनी आंखों में आई नमी को उस शर्ट से पोंछ करके माँ के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। जुगल भी खुश हो गए थे। वो गुड़िया के कारण सोहम को कुछ बता नहीं पाए थे। वो भी खिड़की से भारती को देखने लगे थे। माँ, भारती का हाथ पकड़े सोहम रोने लगा था। आप जल्दी से ठीक हो जाइए माँ, फिर मैं आपको घर ले चलूंगा, आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, आप बस ठीक हो जाइए। भारती अपनी अध खुली आंखों में आंसू भरे उसे देखे जा रही थी। उसकी पलकें पूरी तरह खुली नहीं थी। चलिए, अब सुबह ये पूरी तरह होश में आएंगी, तब आप मिल लीजिएगा। अभी ये दवा के असर से नींद में जा रही हैं। नर्स ने आकर के कहा तो वो माँ का हाथ धीरे से बेड पर रख करके बाहर निकल गया था। चाचा, आपको मेरी माँ से क्या रिश्ता है और मेरे पापा की क्या सच्चाई है, मुझे सब कुछ बताइए। वो जुगल जी के पास आ करके बैठते हुए बोला था। जुगल एक लंबी सांस लेते हुए बोले थे, बेटा, आज मैं तुझे सब कुछ सच बताऊंगा। तुम अपने पिता को जानोगे और अपनी माँ के दर्द को महसूस करोगे। वो उदासी से बोलते हुए बीते दिनों में खोने लगे थे। इधर शाम होने लगी थी और रीमा के घर में सुधाकर जी परेशानी से चक्कर लगा रहे थे। रीमा का फोन कब्र क्षेत्र से बाहर बता रहा था। माधवी जी और दोनों बहनें भी चिंता में पड़ी हुई थी। ज्यों-ज्यों समय गुजर रहा था, सबके चेहरे सूखने लगे थे। आखिर तंग आ करके सुधाकर जी ने माधवी जी से उनकी सहेली गुंजा और नताशा को फोन लगाने को कहा था। वो उनके नंबर पर लगाई तो पता चला आज रीमा कॉलेज गई ही नहीं थी। अब चारों के होश उड़ गए थे। अगर वो कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई? मेरी बेटी कहाँ और किस हाल में होगी? आप पुलिस के पास जाइए, वहां से उसका पता लगाइए। माधवी जी कुर्सी पर थरथराते हुए बैठ गई थी। सुधाकर जी पत्नी की हालत देख करके घबरा गए, पर जिसकी जवान बेटी सुबह की निकली रात तक घर ना आए, उसकी हालत खराब तो हो ही जाती है। नीतू, तुम अपनी माँ को संभालो, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। नीतू माँ और छोटी बहन को दिलासा देने लगी थी। उन लोगों के पास राज का नंबर नहीं था। नीतू फिर से रीमा को कॉल लगाने लगी थी, पर फोन कब्र क्षेत्र से बाहर ही बता रहा था। अब नीतू नताशा को फोन करके उससे राज का नंबर मांगी थी। हेलो राज जी, रीमा दी आपके साथ हैं क्या? वो बेहद हिचकते हुए बोली थी। रात के 8 बज रहे थे और सुबह की निकली बहन अभी तक घर नहीं आई है। ये बताने में उसे काफी शर्म आ रही थी। नहीं तो मैं तो 4 दिन पहले ही अपने गांव आया था। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें लेकर के मुंबई के हॉस्पिटल में हूँ। क्या रीमा अभी तक घर नहीं आई है? वो मासूम बन करके बोला था। नहीं, वो रूंधे गले से बोल करके सारी बात बताने लगी थी। राज मन ही मन खुशी से हंसा था, फिर अपनी आवाज को दुखी बनाते हुए बोला था, रुको, मैं रीमा को फोन करता हूँ, वो मेरा फोन जरूर उठाएगी। नहीं राज जी, दी का फोन कब्र क्षेत्र से बाहर बता रहा है।
पापा गए हैं पुलिस स्टेशन, अब वो ही कुछ आ करके बताएंगे। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अगर दी आपको फोन करें या आपको कुछ पता चले तो मुझे फोन कर दीजिएगा, बोल करके फोन काट दी थी। माँ तुम चिंता मत करो, दी मिल जाएगी, वो जरूर बाजार या शॉपिंग वगैरह करने में बिजी हैं, बोलती माँ का हाथ पकड़ करके दिलासा देने लगी थी। और इधर वाह मेरी जान, आज तो मजा आ गया। रीमा के मुंह में ठूसा कपड़ा निकाल करके वो ठहाके लगाता बोला था, तू जितनी सुंदर कपड़ों में दिखती है उससे कहीं ज्यादा बिना। राज अपनी गंदी निगाहें उस पर जमाते हुए बोला था। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। रीमा की आंखें रो रो करके सुर्ख हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था। सारे कपड़े फटी हुई स्थिति में पलंग से नीचे फेंके हुए थे। अपने दर्द और शर्म से वो आंखें झुकाए पूरे शरीर को घुटने में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया राज? तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना, तो ये हैवानियत क्यों किया? सोहम ने तुमको सही पहचाना था, पर मेरी आंखें तुम्हारे झूठे प्यार से अंधी हो गई थी। अब तुमने मेरी बहन से झूठ भी बोला है। तुम्हारा इरादा मेरी समझ से बाहर है। तुम क्या करना चाहते हो? वो रोते हुए राज से बोल रही थी। राज हंसते हुए बियर के कैन गटक रहा था और बेड के चारों ओर चक्कर काट रहा था। तुझे करनी थी शादी मुझसे, मुझे नहीं। मुझे तो बस तुझसे अपना दिल बहलाना था जान। तो चलो फिर शुरू करते हैं, बोल करके वो उसके पास आने लगा था। नहीं राज, प्लीज अब कुछ मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अपने घर जाने दो। मेरी माँ की तबीयत खराब है, वो मेरे घर नहीं पहुँचने पर रो रो करके मर जाएंगी। वो रोते हुए पीछे खिसकी जा रही थी, पर राज तो पूरा हैवान बन चुका था। उसके दिल में मात्र हवस भरा हुआ था, कोई दया कोई प्यार नहीं। उसने रीमा को कस करके पकड़ लिया था। राज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो राज, मेरे पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्लीज राज। वो चीखते मिन्नतें कर रही थी, पर उसके मुंह को राज ने हाथों से बंद कर दिया। उसकी घुटन भरी सिसकी धीमे धीमे शांत पड़ने लगी थी और राज के अंदर का जानवर अट्ठास कर रहा था। और इधर हाँ हेलो कंचन, माँ ठीक हैं, अभी कुछ देर के लिए होश में आई थी, अब सो गई हैं। मैं और जुगल चाचा यही हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ, कुछ खाने को ले आता हूँ। थैंक्स कंचन, तुम्हें मेरी माँ की कितनी चिंता है। अब तुम भी खा करके सो जाओ, माँ कल तक ठीक हो जाएंगी। ओके गुड नाइट। बोलते हुए सोहम ने फोन रख दिया था। जुगल चाचा सोहम को कंचन से बात करते वक्त उसके आंखों की चमक को गौर से देख रहे थे। फोन रख करके सोहम उठ करके माँ के कमरे की खिड़की के पास गया था। वो जहाँ से बेखबर गहरी नींद में सोई थी। सोहम लौट करके बेंच पर जुगल के पास आ करके बैठ गया। बेटा अभी फोन पर वही लड़की थी ना जो दिन में आई थी? वो सोहम से पूछ बैठे थे। उसने हाँ में सिर हिलाया था। सोहम बेटा एक बात बोलूं? हाँ चाचा बोलिए ना, वो सोचते हुए बोला था। बेटा क्या तू उसे पसंद करता है? वो सोहम की आंखों में देखते हुए बोले थे। वो चुप रह गया था। बेटा अगर साथ जिंदगी भर देना हो तो किसी को उम्मीद देनी चाहिए। कुछ दिन की खुशी के लिए किसी मासूम दिल के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। चाचा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात माँ को भी पता है, पर अभी तक मैंने कंचन को नहीं बताया है। मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे ठुकरा ना दे। सोहम झिझकते हुए बोला था। बेटा तुझमें क्या कमी है जो वो तुझे ठुकरा देगी? और मुझे नहीं लगता है कि वो तुझे ठुकराएगी, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में तेरे लिए बेहद फिक्र नजर आई है। और जहाँ फिक्र हो वहाँ प्यार तो होगा ही। वो मुस्कुरा करके बोले थे। सोहम उनका चेहरा देखने लगा था। बेटा मैं तुझे एक सलाह दूंगा। तुझे अभी जितनी देर से उसे अपने दिल की बात बतानी है उतना देर कर सकते हो, पर बता देने के बाद उसे छोड़ मत देना और हमेशा उसका साथ निभाना। बेटा लड़कियों का दिल कांच की तरह कोमल होता है, एक बार यदि टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ पाता। बोल करके वो उदास हो गए थे। आज भारती की हालत इसी विश्वास के टूटने के कारण हुई है, इसलिए उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने से पहले खुद को वचन दे लेना कि किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ोगे। चाचा मैं कंचन को कभी नहीं छोड़ूंगा, पर अभी मुझे अपने माँ और पापा के बारे में सच जानना है,
फिर आप कौन हैं ये भी जानना है। वो उनकी बातों को सुन करके कुछ देर बाद बोला था, मैं सब सच बताऊंगा, मगर पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, चलो मैं भी साथ चलता हूँ, बोल करके वो उठे थे। पर चाचा, माँ अकेली कैसे रहेंगी, वो असहज हुआ था। आप दोनों जाइए, मैं यही हूँ। वहां से गुजरती नर्स उन दोनों की बात सुन करके सोहम को बोली थी, आपकी माँ कल शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप लोग जाओ और खाना खा करके आओ, तब तक मैं यहीं रहूंगी। वो बोल करके भारती के कमरे में चली गई थी। अब चलें बेटा, जुगल चाचा उठते हुए बोले तो सोहम भी उठ गया था। दोनों हॉस्पिटल के दूसरी तरफ बने होटल की तरफ चल दिए थे। इधर आप आ गए जी, रीमा कहाँ है? माधवी जी अपने पति को घर के अंदर आते हुए देख करके पूछने लगी थी। वो बिना कुछ बोले कुर्सी पर गिर गए थे। पापा क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में क्या कहा गया? नीतू उनके पैरों के पास बैठते हुए बोली थी। माधवी जी भी फर्श पर ही बैठ गई थी। नीतू, इंस्पेक्टर ने मेरी शिकायत लिख ली है, फिर मुझे ले करके रीमा के कॉलेज प्रिंसिपल से मिले, पर उन्होंने आज रीमा के कॉलेज आने की बात को इनकार कर दिया। हम लोग बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बाकी जगहों पर जा करके भी रीमा को ढूंढे, पर वो कहीं नहीं मिली। बोलते हुए सुधाकर जी रो पड़े थे, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? उसे अपने पापा की कोई परवाह नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा है कि वो हमें छोड़ करके किसी के साथ भाग गई होगी। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि मेरी रीमा ऐसा नहीं कर सकती, वो तो राज से प्यार करती है। फिर वो राज के बारे में सारी बात पूछने लगे। मुझे राज ने जो भी बताया था वो सब मैं इंस्पेक्टर को बता चुका हूँ। कल वो लोग राज से पूछताछ करने उसके गांव जाएंगे। सुधाकर जी बोल करके अपने आंसू पोंछने लगे थे। पापा, मैंने राज जी से बात की थी, वो तो अपने पापा को लेकर के मुंबई के हॉस्पिटल में है, नीतू बोली थी। ओह, तब तो इंस्पेक्टर को राज के गांव जाने से मना करना होगा। वो अपना फोन निकालते हुए बोले थे। नीतू माँ को संभालते हुए उनके कमरे में ले गई और बिस्तर पर लिटा दी थी। आप रेस्ट कीजिए माँ, मैं खाना बना करके लाती हूँ। फिर वो अपनी छोटी बहन को बुला करके माधवी जी के पास बैठा दी और सुधाकर जी के पास आई थी। पापा चिंता मत कीजिए, दी मिल जाएंगी, आप चलिए कुछ देर आराम कीजिए। बोलते हुए उन्हें कंधों से पकड़ करके कमरे में ले जाने लगी थी। सुधाकर जी चुपचाप सर झुकाए चल रहे थे। उनकी सोच में रीमा का चेहरा ही नजर आ रहा था। वो इंस्पेक्टर को फोन करके राज के मुंबई में होने की बात बता चुके थे। रात गहराने लगी थी और जवान बेटी का कोई अता पता नहीं था। एक बाप के लिए इससे बदनामी की बात और क्या हो सकती थी। नीतू खाना बना करके माँ और पापा को जबरदस्ती 2-2 रोटी खिला दी थी और छोटी बहन को भी खिला दी, पर वो खुद कुछ नहीं खा पाई थी। सबके सोने के बाद वो रो पड़ी थी। वो अपनी दीदी के लिए बेहद चिंतित थी। वो अपनी नासमझ बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा अच्छे बुरे की पहचान करने को कहती थी, पर वो उसकी कोई बात ही नहीं सुनती थी। अभी वो कहाँ और किस हाल में होगी, सोच सोच करके नीतू फूट फूट करके रो रही थी। हाँ चाचा, अब बोलिए। खाना खा करके वो दोनों लौटे तो सोहम जल्दी से बोला था। वो दोनों भारती के कमरे के बाहर ही बेंच पर बैठे हुए थे। बेटा, तुम पहले मेरी सारी बातें सुन लेना, फिर तय करना कि तुम अपने पिता से नफरत करोगे या प्यार करोगे। बोल करके वो सोहम को देखते हुए पुराने दिनों की बातें याद करने लगे थे। ये उन दिनों की बात है जब तुम्हारे पापा कौशल सिंह कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी और सुबोध चौहान की दोस्ती पूरे कॉलेज में नामी थी। वो एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा था। उसके अंदर सिगरेट, शराब और पान पुड़िया का नशा भरा था, लेकिन उसकी ये लत इन दोनों की दोस्ती के बीच कुछ कमी नहीं ला पाई थी। तुम्हारे पापा पढ़ने में बहुत होशियार थे। वो सुबोध की हमेशा परीक्षाओं के दिनों में काफी मदद करते थे। सुबोध इसके बदले कौशल को पैसा देना चाहता था, मगर वो अपनी दोस्ती की बात बोल करके इनकार कर देता था। दिन बीतने लगे और दोनों पढ़ लिख करके अपने अपने काम में लग गए थे। सुबोध अपने पिता की दूसरी संतान था। उससे बड़ा एक भाई राजीव था, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वो अपने बड़े भाई के साथ पिता के बिजनेस को संभाल करके शहर चला गया। उसके पिता सारा बिजनेस दोनों बेटों के हवाले करके घर बैठ गए थे और पोते पोतियों के साथ जीवन की संध्या का आनंद ले रहे थे।
सुबोध का कॉलेज लाइफ में कई लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका था। वो एक भौरा था जो हर खूबसूरत लड़की के पीछे मंडराता था और उनको अपने जाल में फंसा करके उनकी इज्जत से खिलवाड़ करके छोड़ देता था। उसके प्यार के झूठे जाल में पड़ करके बहुत सी लड़कियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और कितनों ने आत्महत्या तक कर लिया, पर वो हर बार अपने पिता के पैसों की वजह से बच करके निकल जाता था। विभा वो लड़की थी जिसने सुबोध की नाको चने चबवा दिया था। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन रजत राय की इकलौती बेटी थी। उसके नस नस अकड़ में भरी पड़ी थी। वो सुबोध की सहज भरी बातों के जादू में बिल्कुल भी नहीं आई थी, मगर सुबोध उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। वो सच में उससे शादी करना चाहता था, पर वो उसके आगे घास भी नहीं डालती थी। सुबोध ने उसे अपना बनाने के लिए कई तरह के पैंतरे आजमाए थे, पर वो किसी भी तरह उसके जाल में नहीं फंसी थी। सुबोध के घर में माँ पिता भाई भाभी के द्वारा शादी के लिए उस पर दबाव दिया जाने लगा था। अंत में वो परेशान होकर के अपने घर में विवाह के बारे में बता करके उसका पता बता आया और उसी से शादी तय करवाने की बात भी बता आया था। राजीव अगले दिन ही विभा के पिता से मिलने जा पहुंचा और अपने भाई से विभा की शादी की बात की थी। विभा के पिता ने राजीव से कुछ दिन का समय लिया और अपनी तरह ही दमदार घराना देख करके विभा की शादी तय कर दी। विभा अपने पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी और इस तरह विभा की शादी सुबोध से हो गई। पर वो शादी की पहली रात ही सुबोध को उसकी गंदी आदतें छोड़ देने का वादा ले ली थी। सुबोध के साथ 2 महीने तक घूमने के बाद जब अपनी ससुराल आई तो 4 नौकर अपने मायके से लेती आई थी। जब सास ससुर ने ऐतराज किया तो ऐसी खरी खोटी सुनाई कि वो दोनों चुप रह गए थे। सुबोध को कुछ कहने का फायदा नहीं था। वो तो विभा के रूप जाल में घिरा कुछ सोच ही नहीं पाता था। विभा को उन लोगों से मतलब नहीं था। वो भी अपने और सुबोध की अलग दुनिया बनाना चाहती थी, जो संगीता जैसी कुशल और गुणी लड़की की वजह से संभव नहीं था। वो अपनी जेठानी संगीता से बहुत जलती थी, क्योंकि सास ससुर उसके मधुर स्वभाव की वजह से उसे बहुत स्नेह करते थे। पूरे घर में संगीता की ही बात चलती थी, वो हर जगह छाई थी। विभा का कुटिल दिमाग ससुराल में 4 महीने रहने के बाद ही कुचक्र रचने लगा था। विभा संगीता की छवि धूमिल करने के लिए सुबोध के कान धीरे धीरे भरने लगी थी। भैया भाभी के जुल्म की झूठी कहानियां बना करके सुबोध को सुनाती और उसके दिल में उनके प्रति नफरत की दीवार तैयार करने लगी थी। वो अपनी सास की भी झूठी ज्यादती की कहानी सुनाती और सुबोध को पिता से बिजनेस में अपना हिस्सा मांगने के लिए उकसाने लगी थी। वो दिन भर ऑफिस में रहता था तो सच देख नहीं पाता था। वो अब अपने पिता से बात करने का सोचने लगा। इधर कौशल को सरकारी मास्टर की नौकरी लग गई तो माँ पिता को गांव में छोड़ करके शहर में रूम भाड़े पर ले करके रहने लगा था। उसके खाने पीने की दिक्कत देख करके पिता ने अपने स्वर्गवासी मित्र की बेटी भारती से कौशल की शादी करके उसका घर बसा दिया। उसके पिता की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी और चाचा चाची अब भारती को घर में रखना नहीं चाहते थे। कौशल के पिता वहां क्रियाकर्म में शामिल होने गए थे, पर भारती के साथ उन लोगों का दुर्व्यवहार देख करके शादी तय कर आए थे। उन्होंने महीने भर में ही कौशल के साथ भारती की शादी करा करके उसे अपने घर ले आए। कौशल के घर में प्रवेश करते ही भारती ने सारा घर अपने कंधे पर उठा करके सास ससुर को छुट्टी दे दी थी। वो कौशल के साथ शहर ना जा करके सास ससुर के साथ गांव में ही रहते थे। कौशल सप्ताह के अंत में आता और सोमवार को निकल जाता था। भारती सर्वगुण संपन्न लड़की थी। वो कौशल के कम आमदनी में भी सारा घर अच्छे से चला लेती थी, साथ ही सास ससुर की दवाओं का भी हिसाब रखती थी। उस दिन शनिवार था। कौशल घर आते समय भारती के लिए शुद्ध खोए की मिठाई लेता आया था।
पर उसे खाते ही भारती दौड़ती बाथरूम भाग गई थी। उसके उल्टियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। कौशल परेशान होकर के बाथरूम के बाहर से उसे आवाजें देने लगा था, जबकि बूढ़ी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। वो उठी और रसोई से नींबू काट करके ले आई थी। अरे बेटा, उसे छोड़, इधर मेरे पास आ। माँ ने कौशल को आवाज दे करके बुलाया था। वो मिठाई तू हम दोनों को दे और भारती को ले जा करके ये खिला। बोलती वो हंस पड़ी थी। उसके पिता भी हंस पड़े थे। माँ, तुम भी ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मेरा बुद्धू बच्चा, माँ हंस करके उसे गले से लगा ली थी। बेटा, उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। मैं और तेरे पिता दादा दादी बनने वाले हैं और तू पापा बनने वाला है। अब जा करके बहू को ये खिला दे, उसे अच्छा लगेगा। भारती बाथरूम के पीछे होते हुए अपने कमरे में भाग गई थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो अपने बेड पर जा करके बैठ गई थी। कौशल मुस्कुराते हुए अंदर आया था। ये लो, नींबू खा लो, माँ ने भेजा है। उसके मुंह से लगाता कौशल हंस पड़ा था। भारती ने खुद ही उससे छीन करके नींबू खाना शुरू कर दिया था। कौशल गौर से उसके खूबसूरत चेहरे पर आई शर्म की लाली को देखते हुए बोला था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भारती की मैं पापा बनने वाला हूँ? वो मैं आपको बताने ही वाली थी, पर इस उल्टी ने सारा राज खोल दिया। वो मुंह बनाते हुए बोली थी, चलो, तुम्हारे इस उल्टी ने मुझे बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी। बहुत खुश हूं मैं। कौशल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूम लिया था। भारती, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अब तुम्हारे अंदर हमारा बच्चा पल रहा है, जिसे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। आप मेरे साथ हैं और फिर माँ बाबूजी भी तो हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कौशल जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी खुशी से उसके सीने से अपना सर टिका करके मुस्कुराने लगी थी। कौशल के घर में खुशियां फैल गई थी। अब सब भारती को खूब ख्याल रखने लगे थे। औरत जब माँ बनने वाली होती है तो उसकी खूबसूरती दोगुनी हो जाती है। भारती भी बेहद निखर गई थी। अब कौशल उससे दूर नहीं जाना चाहता था, पर नौकरी तो करनी ही थी। वो अब जब भी आता तो भारती के बहुत सारे काम कर देता था। उनके माँ पिता हंसते थे, पर उसे कोई शर्म नहीं आती थी। उसकी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए कौशल इस बार आया तो किताबों का बंडल भी साथ में लेता आया था। वो ना करती ही रह गई, पर कौशल नहीं माना और उसके स्नातक अंतिम वर्ष का फॉर्म भर आया था। सास ससुर दोनों ने उसका हौसला बढ़ाया था। फिर समय बीता और भारती के परीक्षा की तारीख आ गई थी। अपना अंतिम पेपर देने वो कौशल के साथ शहर आई थी। वो आज बेहद खुश थे। उसका सारा पेपर बहुत अच्छा गया था। वो बात बात पर खिलखिला पड़ते थे। वो दोनों जब परीक्षा सेंटर से लौटे तो कौशल भारती को फिल्म दिखाने ले गया था। उसका हाथ पकड़े। जब कौशल टिकट काउंटर पर गया तो वहां सुबोध भी अपने कुछ साथियों के साथ टिकट ले रहा था। अरे तू साले कहाँ गायब हो गया था? और ये कौन है? तुम किसका हाथ पकड़ करके चल रहे हो? सुबोध कौशल को गले से कसते हुए बोला था। भारती कौशल से अपना हाथ छुड़ा करके सर पर पल्लू रखने लगी थी। सुबोध भारती की खूबसूरती को देख करके मंत्रमुग्ध हो गया था। उसके अंदर का कमीनापन अचानक ही करवट ले बैठा था। नाजुक फूलों सी गुलाबी रंगत हल्के सिंगार में भी परिस्तान की परी को टक्कर देने वाली मोहिनी सूरत वाली भारती को वह निहारने लगा था। भारती उसके घूरने से असहज होने लगी थी। सुबोध, ये भारती है मेरी पत्नी, और भारती ये सुबोध है मेरा कॉलेज का जिगरी मित्र। वो सुबोध के गले से हटता भारती से बोला था, हेलो भाभी जी। उसने तपाक से हाथ बढ़ाया था। जी नमस्ते। भारती अपना हाथ जोड़ दी थी। सुबोध ने अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे खींच करके दांत निपोड़ दिया था, पर उसे ये अपनी बेइज्जती लगे थे। फिर तो सारा टिकट सुबोध ने कटाया और सब साथ में फिल्म देखने लगे थे। उसके सारे दोस्त कुछ दूरी पर थे, पर सुबोध कौशल के बगल में ही बैठा था। वो बीच बीच में भारती को
घूरने लगता था। भारती के लिए ये फिल्म जैसे सजा बन रही थी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि फिल्म जल्दी ही खत्म हो जाए। आखिरकार जैसे तैसे फिल्म खत्म हुई थी, पर सुबोध जबरदस्ती सबको होटल ले गया था। उसने सबकी पसंद का खाना मंगवाया और मस्ती करते हुए खाना खाया था। भारती जितनी खुश थी, अब उतनी ही घबराहट भी उसे हो रहे थे। उसकी सारी हंसी बंद हो चुकी थी। आपका दोस्त मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसकी नजर अच्छी नहीं है। वो रात में कौशल की बाहों पर सर रखे बोले थे। तुम्हें ऐसा क्यों लगा भारती? वो बहुत अच्छा है, उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कौशल सीधा साधा आदमी था, वो सुबोध के असली चेहरे से अनजान था। रात बहुत हो गई थी, चलो अब सोते हैं। कल तुम्हें डॉक्टर से दिखा दूंगा और पूरा शहर घुमा करके 2 दिन बाद गांव दे आऊंगा। बोल करके वो उसे प्यार से खुद में समेटने लगा था। भारती के आने के कारण वो पहले ही स्कूल से 5 दिन की छुट्टी ले चुका था। अपने घर में पड़े सुबोध की आंखों में बार बार भारती का चेहरा लहरा उठता था। विभा पिछले 2 महीनों से उससे दूर थी। वो भी माँ बनने वाली थी, तो अभी अपने मायके गई हुई थी। सुबोध कौशल के भाग्य से जलने लगा था। जब सीने में आग लगी हो तो नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है। यही उसके साथ भी हुआ था। वो सारी रात भारती को ही सोचता रहा। आज सुबह से ही भारती की दाईं आंख बार बार फड़क रही थी। वो किसी अनहोनी को सोच करके डर रहे थे, पर कौशल के समझाने पर शांत होने लगी। वो दोनों नाश्ता करके डॉक्टर के पास जाने वाले थे, जब ही दरवाजे की घंटी बजी थी। अरे यार, तू आजा, हमारे साथ नाश्ता कर। आने वाला सुबोध था। भारती, एक थाली और लगाना, सुबोध आया है, वो बोलता उसा खाने की टेबल पर ले आया था। किचन के अंदर में खड़ी भारती को जी अंदर तक कड़वा हो उठा था, पर क्या करती। वो 2 थालियों में नाश्ता परोस करके ले आई थी। नमस्ते नमस्ते भाभी, पर आपका नाश्ता कहाँ है? सुबोध उसकी सूरत को अपनी नजरों में भरता बोला था। लाल साड़ी में वो हजारों लड़कियों को मात दे रही थी। हाँ भारती, तुम भी अपना नाश्ता ले आओ, कौशल उसे देखते हुए बोला था। आप दोनों खाइए, मैं किचन साफ करते हुए खा लूंगी, बोल करके वो जाने लगी थी। सुबोध का मुंह लटक गया था। अरे खा तू, वो खा लेगी, उससे बोलता कौशल खाने लगा था। भारती, जल्दी करना, डॉक्टर का समय 10 बजे का है। भाभी को क्या हुआ है? सुबोध चौंक गया था। अरे कुछ नहीं, वही जो हर लड़की शादी होने के बाद होना तय रहता है, कौशल मुस्कुरा करके बोला था। सुबोध उसका चेहरा नासमझों की तरह देखता रहा। नहीं समझा? अरे बुद्धू, वो माँ बनने वाली है और मैं पापा बनने वाला हूँ, बोल करके हंसने लगा था। सुबोध के सीने में जलन की एक लहर सी उठने लगी, पर वो दिखावे के लिए हंस दिया था। मुस्कुरा करके ओह दोस्त, वो हौले से बोल करके खाने लगा था। फिर कौशल सुबोध से उसकी शादी के बारे में पूछने लगा था। तू 10 मिनट बैठ, हम दोनों तैयार होकर के आते हैं। कौशल उसके हाथों में पेपर पकड़ाता कमरे में घुस गया था। सुबोध ने गुस्से से पेपर को टेबल पर फेंक दिया था। वो उधर देखने लगा जहां उन दोनों का कमरा था। तुम भी ना भारती, जब से ये आया है तब से मुझसे दूर भागने लगी हो। भारती के पेट को सहलाते हुए कौशल बोल रहा था और वो हंस रही थी। अच्छा बच्चू, तू बाहर आ जा, तब तुझे बताता हूँ मेरी जान से मुझे दूर करने की सजा क्या होती है। वो उसके पेट पर अपना ओंठ रख चुका था। भारती गुदगुदी से उछल पड़ी थी। चैन से रहो, मैं अपने बेटे को प्यार कर रहा हूँ। कमरे के बाहर खड़ा सुबोध कान सटाए सब सुन रहा था। उसके तन बदन में आग जलने लगी थी। उसका दिल कर रहा था अंदर जा करके कौशल का गला दबा दे, पर वो कुछ सोच करके वहां वापस कर जाने लगा था। अरे बदमाश कहीं के, छोड़िए मुझे, अब लेट नहीं हो रहा है क्या? और आपके दोस्त भी बाहर में बैठे हैं, आप जल्दी निकलिए यहाँ से, वरना वो हमारे बारे में क्या समझेंगे। भारती उसे धकेल करके खुद से दूर भगाने लगी थी। हे भगवान, हाँ ये किस्मत, मैंने 5 दिनों की छुट्टी ली है, पर मेरी जान मुझसे दूर भागती है। अरे सुबोध भी बाप बनने वाला है, वो कुछ नहीं सोचेगा, बोल करके उठ गया और तैयार होने लगा था। सुबोध अपने जगह पर जा करके बैठ गया। उन दोनों की प्यार भरी बातों से वो गुस्से से पूरा दहक उठा था।
वो दोनों जब साथ में निकले तो सुबोध की आंखें भारती को देख करके फटने लगी थी। गहरे प्याजी रंग के साड़ी में वो होश छीन लेने की हद तक सुंदर लग रही थी। सुबोध बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करने लगा था। चलो सुबोध, हम लोग तो आज देर रात तक घर आएंगे, तुम कल रात का खाना हमारे साथ खाना। कौशल ने उसे निमंत्रण दिया था। वैसे मैं तो तुम लोगों के साथ चलूं तो कैसा रहेगा, वो भारती को देखते हुए बोला था। उसके चेहरे पर आई नाराजगी ने सुबोध को बहुत मजा दिया था। नहीं सुबोध जी, डॉक्टर के पास अपने पति के साथ ही जाना होता है। मैं तो कहूंगी आप भी अपनी पत्नी को समय दीजिए। वो अब चुप नहीं रह सकी और सीधे सुबोध से बोल पड़ी। माँ बनने की प्रक्रिया एक औरत के लिए बेहद मुश्किल घड़ी होती है। इस समय उन्हें आपके स्नेह की बेहद जरूरत है। अब आप चलिए, हमें देर हो रही है। वो कौशल का हाथ थामे बाहर कदम बढ़ाने लगी थी, पर सुबोध भारती को घूरते हुए पहले ही निकल गया था। कौशल दौड़ता उसके पीछे भागा था, पर सुबोध अपनी गाड़ी स्टार्ट कर जाने लगा था। उसने खिड़की से हाथ जोड़ करके सुबोध से माफी मांगी थी। बदले में वो एक फीकी मुस्कान दे करके चला गया था। कौशल मुंह लटकाए अंदर आ गया। भारती उसे नाराजगी से घूर रही थी। सुबोध को बहुत बुरा लग रहा था। भारती, तुमको ऐसे नहीं बोलना था। वो मेरा दोस्त है, शायद मुझसे नाराज हो गया। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है कौशल जी। अभी आप मेरे साथ होते तो मैं कितनी खुश रहती हूँ ना। ऐसे ही आपके दोस्त अपनी पत्नी के साथ रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे। मैंने तो अच्छी बात ही उनको बताई है। आप तो बेवजह ही चिंता कर रहे हैं। अब चलिए, वरना डॉक्टर चले जाएंगे। वो खींचते हुए कौशल को बाहर लाने लगी थी। डॉक्टर से दिखा करके कौशल भारती को शहर में प्रसिद्ध जगहों पर घुमाने ले गया था। सारा दिन दोनों घूम करके डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने गए। तब पता चला कि भारती काफी कमजोर थी, उसे अच्छे खुराक की जरूरत थी और डॉक्टर ने उन दोनों को डिलीवरी होने तक एक दूसरे से अलग रहने को बोला था। वे दोनों घर आ गए थे। आज दोनों एक ही बिस्तर पर अलग अलग दिशाओं में मुड़ करके सोए थे। कौशल बहुत उदास था, पर भारती ने उसे प्यार से समझाया कि बस 6 महीने की ही तो बात है, बच्चा होने के बाद पूरी तरह ठीक हो जाएगी। फिर 3 दिन तक घूमने के बाद वो जब भारती को गांव छोड़ करके आ रहा था तो ढेर सारी हिदायतों की पोटली भी उसे थमाता आया था। उसने अपनी माँ को भारती के खाने पीने का खास ख्याल रखने को बोल दिया था। अब वो हर सप्ताह गांव आने से बचने लगा था। समंदर के पास जा करके प्यासा आने से उसका मन बेचैन हो उठता था। अब शहर में सुबोध कौशल के साथ अपनी दोस्ती फिर से बढ़ाने लगा था। वो उसे अपने रंग में रंगने लगा था। सुबोध एक दिन कौशल को एक पार्टी में ले गया। वहां उसने सारे दोस्तों के बीच भारती की कसम दे करके उसे पिलवा दी। भारती के प्यार से दूर वो नशे में उसको अपने सपनों में ही पूरी रात प्यार करता रहा। सुबह उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, पर रात के सपनों की याद आते ही वो मुस्कुरा उठा था। अब हर शाम सुबोध एक बोतल लिए उसके घर चला आता और फिर देर रात तक दोनों पीते रहते। कुछ ही दिनों में सुबोध ने उसे पक्का नशेबाज बना करके रख दिया था। अब वो खुद भी अपने घर में पीता और ला करके रखने लगा। कभी कभी विद्यालय से छुट्टी ले करके सारा दिन घर में पी करके पड़ा रहता था। अब वो स्कूल भी जाता तो उसके कपड़े से बदबू आती रहती थी। कुछ बच्चों ने जब शिकायत की तो उनकी पिटाई करने लगा था। विद्यालय के हेडमास्टर कौशल को अकेले में ले जाकर के काफी समझाए थे। कुछ दिन तो वो ठीक ठाक रहा, पर एक शनिवार को जब वो गांव गया तो भारती को प्यार करने की हसरत दिल में दबाए वापस आया था। उस शहर आते ही सुबोध को बुला करके फिर से पीने के नशे में चूर हो गया। उसने नशे की स्थिति में रो रो करके सुबोध से अपनी तकलीफ कह दी थी। सुबोध तो अंदर ही अंदर खिल उठा था। उन दोनों के बीच की दूरी जान करके उसका हृदय अंदर तक शांत होने लगा था। एक दिन विभा ने सुबोध को काफी गुस्से में अपने मायके बुलाया था। वो जब से मायके गई थी सुबोध उससे ठीक से बात भी नहीं करता था और उसे देखने भी बस एक बार गया था। आज वो पूरे गुस्से में फोन कर उसे जल्दी आने को बोली थी। सुबोध अपना सारा काम छोड़ करके ससुराल जा पहुंचा था। आखिर वो उनके बच्चे को जन्म देने वाली थी।
ऐसा क्या हो गया विभा जो तुम इतना गुस्से में हो? वो विभा के पास आता बोला था। उसकी डिलीवरी का अंतिम समय आ गया था। पूरे समय आराम करते रहने से वो बेहद मोटी हो गई थी। उसकी आंखों के सामने भारती का छरहरा रूप लहराया था। उसका मन खट्टा होने लगा था। सुबोध, ये बच्चा मेरा अकेले का नहीं है जो तुम मुझे पलट करके देखने भी नहीं आते हो। मैंने कहा था ना कि अभी 5 साल मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पर तुम्हें ही पापा बनने का शौक चढ़ा था। अब जब तक ये बाहर नहीं आता है तुम यहाँ से वापिस आना जाना करोगे। वो गुस्से से बिफरती बोली थी। सुबोध के होश उड़ गए थे, पर वो उसके गुस्से के कारण चुप हो गया था। आज कौशल के विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग से कुछ अफसर जांच में आए थे। वो जब कौशल की कक्षा में गए तो वो कुछ बच्चों की पिटाई कर रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप जानते नहीं हैं बच्चों की पिटाई करना कानूनन अपराध है? एक अफसर ने कड़क करके उससे पूछा था। बच्चा अपने बचाव के लिए दोनों अफसर के पीछे दौड़ करके छुप गया और रोते हुए बोलने लगा, अंकल, ये सर शराब पीते हैं और हमको बिना बात मारते रहते हैं। क्या आप एक शिक्षक होकर के नशा करते हैं? अपने शिक्षक होने की गरिमा को धूमिल करके बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं। वो कौशल पर दहाड़ पड़े थे। और आप जनाब यहाँ अपने आंख बंद करके रहते हैं क्या? अब वो अपने साथ आए हेडमास्टर पर भी बरस पड़े थे। फिर वो अफसर अपने दूसरे साथी से धीरे धीरे बात करके सर झुकाए खड़े कौशल की तरफ मुड़े थे। वो कुछ बोलते इससे पहले ही कौशल उन दोनों के पैरों में गिर पड़ा था। हेडमास्टर ने उसे पहले ही इशारा कर दिया था, क्योंकि वो दोनों उसे नौकरी से निकालने की बात कर रहे थे। सर, आज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। उनके पैरों को थामे कौशल बोलने लगा था। उनकी आंखों में अपने माँ पिता और भारती की सूरत तैरने लगी थी। यदि उसकी नौकरी चली जाती तो आने वाले बच्चे का भरण पोषण कैसे होता? मेरे पैर छोड़िए, हम तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर देते, पर आपके आंसुओं को देख करके एक अंतिम मौका देते हैं। फिलहाल तो आपको 3 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। इन 3 महीनों में आप खुद को सुधारिए, वरना आपकी नौकरी हाथ से चली जाएगी। कह करके गुस्से से दोनों बाहर निकल गए थे। वो घर आकर के काफी देर तक सर पकड़े बैठा था। मैं क्या करूं यार, अब तो 3 महीने मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। अब मेरा घर कैसे चलेगा? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। वैसे भी मेरे नशे की बात सुन करके भारती बुरी तरह से टूट जाएगी। कौशल आज 10 दिनों से घर पर ही रहता था। आज नशे की तलब से मजबूर हो करके सुबोध को फोन करके अपने घर पर बुलाया और अब उसके पास अपना रोना रो रहा था। उन दोनों के सामने पीने की बोतल खुली थी और दोनों के हाथ में भरी गिलास जाम थी। मैं बस आज अंतिम बार पी रहा हूँ, कल से ये नशा करना बिल्कुल बंद। अब मैं इसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कौशल झूमते हुए बोल रहा था। सुबोध ने कुटिल मुस्कान ले करके गिलास को एक सांस में ही खाली किया था। यार, जब तक तेरा ये दोस्त जिंदा है तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे भाभी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जिंदगी भर घर चलाने के लिए पैसा दूंगा। तू इस सरकारी नौकरी को लात मार और मेरे फार्म पर काम पकड़ ले। मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा दोस्त। वो कौशल का हाथ पकड़ करके बहुत बड़ा ऑफर दे रहा था। तू सच बोल रहा है दोस्त? तू मुझे अपने यहाँ काम पर रखेगा? देखना यार, इस महंगाई में अब 5 पेट का परिवार नहीं गुजर पाता है। तू एक बार फिर से बोलना दोस्त कि तू मुझे अपने यहाँ काम पर रखेगा ना? वो नशे में भावुक होकर के बोल रहा था। हाँ दोस्त, मैं सच बोल रहा हूँ। वो खुद तो एक गिलास पी करके रुक गया था, पर कौशल को गले तक नशे में डुबा रहा था। तेरी नौकरी की सारी चिंता अब मेरे हवाले हुई। तू ये पी ले और चैन से सो जा। मुझे तेरी भाभी का बार बार कॉल आ रहा है। मैं कल सुबह आता हूँ। बोलते हुए ग्लास भर करके खुद ही कौशल को पिलाने लगा था। कुछ देर बाद कौशल पूरी तरह होश से बेखबर
गहरे नशे में चला गया। हाँ मेरे दोस्त, मैं तेरी भारती को एक बार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे रंक से राजा भी बना सकता हूँ। खुद से ही बोल करके सुबोध खिलखिला उठा था। उसने कौशल को सहारा दे करके बेड पर ला करके लिटा दिया था। फिर बेड के दूसरी तरफ खुद भी लेट गया और चादर पर हाथ फेर करके वो भारती को महसूस करने लगा था। उसकी आंखों में भारती की सूरत चमक उठी थी। सुबह जब कौशल सो करके उठा तो अपने बेड पर ही सुबोध को भी सोता हुआ पाया। अरे यार उठ जा, तू भी तो भाभी के पास जाने वाला था ना, तो यहीं क्यों सो गया? वो आंख मलते हुए उठा था। कौशल, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी इसलिए यहीं सो गया था। अब मैं चलता हूँ, तू नहा धो करके तैयार हो जाना। मैं तुझे लेने 10 बजे तक आ जाऊंगा। तेरे नए काम पर जाना है। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बोला था। यार मैं स्कूल में ही ठीक हूँ। मेरा तेरे यहाँ काम करना शायद भारती को अच्छा नहीं लगे। अभी उसका नशा उतर चुका था, इसलिए अपनी पत्नी की नाराजगी याद आ गई थी। कौशल, तुझे ये बात भाभी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। मैं 10 बजे आता हूँ, तू रेडी रहना, वरना इसी हाफ पैंट में उठा करके ले जाऊंगा। हंसते हुए बोल करके वो चला गया था। इस तरह से कौशल को सुबोध ने अपने फार्म का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और उसकी सैलरी महीने के 50,000 कर दिए थे। वो तो खुशी से पागल हो गया था। अब की बार वो बहुत खुश हो करके अपने गांव गया था। उसने सब के लिए कपड़े और ढेरों सामान लिए थे। अपने माँ पिताजी से मिल करके वो भारती के पास आया था। उसने भारती को चूमते हुए अपने बच्चे को बेहद भाग्यशाली बताया और अपने नौकरी छूटने की सारी बात उसे बता दी थी। पर अपनी शराब की लत और सुबोध के फार्म में काम पकड़ने के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे डर था कि कहीं भारती गुस्से से उसे नौकरी छोड़ने को ना बोल दे। उसने भारती को अपने प्राइवेट स्कूल में काम पकड़ने की झूठी बात बता दी थी। विभा सुबोध के बदले रवैये से हर वक्त गुस्से में रहने लगी थी। उस दिन भी सुबोध उसे सोता छोड़ करके ऑफिस चला गया था। वो गुस्से से चिल्लाती माँ को आवाज देते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी और अचानक फिसल करके नीचे आ गिरी थी। वो मुंह के बल गिरी और अचानक उसके पेट में दर्द की तेज लहर उठी और वो बेहोश होती चली गई। मिस्टर सुबोध, आपको सच स्वीकारना होगा, आपका बच्चा मर चुका है और अब आपकी पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती। लेडी डॉक्टर ने मुंह से ये सुन करके वो कौशल के कंधे पर सर रख करके रो पड़ा था। उसे बच्चे की बहुत चाहत थी, पर विभा की लापरवाही से उसका बच्चा खत्म हो गया था। शाम में विभा होश में आ गई थी। वो सबसे अपना बच्चा मांगने लगी थी। उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे बच्चे के खत्म होने की बात बताई थी। वो सुबोध को पकड़े फूट फूट करके रोने लगी थी। मेरा बच्चा ला करके दो सुबोध, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं मर जाऊंगी सुबोध, प्लीज तुम मेरा बच्चा ला करके दो। वो जोर जोर से चीख करके फिर से बेहोश हो गई थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।